देखो बोलोगे कुछ ट्रू फॉल्स। ऑल ट्रू। ठीक है, हो गया, हम सुन लिए। ऐसा 3 आंसर बोल रहे हैं लोग। ट्रू फॉल्स। ऐसा आओ देख लेते हैं, इससे पहले और दिमाग खराब हो। ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, भूलना तो नेचुरली है, तो कभी रिवाइज कर लिया करें। ये भैया, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू नहीं चाहिए, ऑर्डर। Cl, फिर फ्लोरीन, फिर था ब्रोमीन, फिर थे आयोडीन, यही तो ऑर्डर था। अब इसी सीक्वेंस में देख लो, वहां नंबर होना चाहिए। अब फ्लोरीन के लिए सेकंड हाईएस्ट होना चाहिए, तो इन सब में सेकंड हाईएस्ट तो यही है 328। और फिर है ब्रोमीन, ब्रोमीन के लिए सेकंड लोवेस्ट होना चाहिए, तो 325 सेकंड लोवेस्ट है। फिर है आयोडीन, आयोडीन के लिए लोवेस्ट होना चाहिए 295। और क्लोरीन है उसके बाद, तो क्लोरीन के लिए हाईएस्ट होना चाहिए 349, तो ये तो सही है। सेकंड नंबर तो साफ साफ झूठ लिखा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये चारों लोग एक टीम में थे। एंटीमनी और बिस्मथ में कंफ्यूज ना हो,
ठीक है, बिस्मथ नहीं बनाता था पेंटा ऑक्साइड, ये नहीं बनाता था, ऐसा तुमने बढ़िया से लिखा है। और सारे मेंबर बनाते हैं भैया, N2O5, P2O5, AS2O5 और Sb2O5, ये सारे पेंटा ऑक्साइड बनाते हैं और सब एसिडिक होते हैं, बिस्मथ नहीं बनाता। यहां तो लिखा है एंटीमनी ही नहीं बनाता, वाइल आर्सेनिक कैन, आधी बात तो सही है, लेकिन सुरुई दोनों ही बना सकते हैं भाई, आर्सेनिक भी और एंटीमनी दोनों पेंटा ऑक्साइड बना सकते हैं। ये तो ये वाला स्टेटमेंट उन्होंने इस बार नीट में दिया था, तुम लोग नीट का एग्जाम देने जाओगे। वर्क फंक्शन ऑफ लिथियम इज मोर देन सोडियम एंड पोटेशियम, ये ट्रू नहीं, जिसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, ये आयनाइजेशन इंथैल्पी कैसे घटता बढ़ता था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, किसी भी ग्रुप में ऊपर की तरफ आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती, यही वर्क फंक्शन है, यही वर्क फंक्शन है। तुमने पढ़ा नहीं था आयनाइजेशन एंथैल्पी की क्या डेफिनेशन थी, किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक भेजने के लिए एनर्जी, वही तो है आयनाइजेशन, और वही काम तो था वर्क फंक्शन का, कि तुम चाहते हो इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से, उसके एटम से निकाल करके सरफेस तक ले आए, उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती। तो सोडियम और पोटेशियम में किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, सोडियम का, तो सोडियम के ही लिए तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी लगेगी, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी। याद है ये कर्व ऐसे बनाते थे, ग्राफ कई बार मैं दे चुका हूं तुम्हें इधर ट्रू फॉल्स में, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, जिसका वर्क फंक्शन इधर बढ़ता है। अगर सोडियम और पोटेशियम में बोलें तो सोडियम का वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो यही होता था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो जाएगी, ये फेमस कर्व, तो ये बात भी बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर होगा ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर ट्रू। चलिए अच्छा, देखिए चेक करिए, सबने जगह ऑक्युपाई कर रखा है। क्या बोलना चाहते भाई, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स। पीछे वाले बोले भाई कुछ बोलना चाहते हो तो, फॉल्स, ट्रू,
चेक करो, जो जितना भी चेक कर पाओ। 2 ऑक्सो एसिड मैंने बताए थे रिडॉक्स वाले में, फॉस्फोरस के और सल्फर के। मैंने जान करके उधर ज्यादा तुम्हें बताए नहीं थे, 2 ही बताए थे कि याद कर लो। याद कर लिया हो तो फिर ये चेक करना आसान होगा। नोट्स पढ़ नहीं रहे इसीलिए सब झमेला हो जाएगा भाई। फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स। पहले वाले का स्ट्रक्चर बताओ, कैसा स्ट्रक्चर पहले वाले? ये इसका स्ट्रक्चर H4P2O6, करेक्ट स्ट्रक्चर और एक चॉकलेट। फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स। दो स्ट्रक्चर बना रखे हैं तुमने। आओ देखते हैं। तो ये बहुत शैतान स्ट्रक्चर था, अकेला ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस जिसमें PP बॉन्ड थे ओनली। तो भैया ये तुम्हारे एडवांस वालों को ही अच्छे लगते हैं ना, तुम्हारे मेंस के सिलेबस में ना नीट के सिलेबस में, केवल एडवांस में वही आता है। तो यहाँ क्या फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा? अरे दोनों तरफ प्लस प्लस चार्जेस होंगे, ऑक्सीजन पे माइनस और इस पे प्लस, तो यहाँ उल्टा +5 आएगा, माफ करेंगे +4 आएगा, दूसरे पे भी +4 आएगा, -2 +2 -1 +1 -1 +1 करके। अब 0 बोलना तो गलत बात है। H4P2O5 नाम था इसका, पायरोफॉस्फोरस एसिड। ये तो बहुत कमाल का था, इसमें सब चीज के आंसर 2 होते थे। ऐसे बनते हैं, फॉस्फोरस एसिड बनाइए, एक बार और फॉस्फोरस एसिड बनाइए, और वाटर हटा दीजिए, वाटर हटा दीजिए। इसी को बोलते हैं पायरोफॉस्फोरस। बनाने का लॉजिक ही यही था। तो बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता है। उस जो स्ट्रक्चर के सीक्वेंस बताए गए हैं वैसे ही याद रखो, नहीं तो स्ट्रक्चर देख के तुम्हें लगता है कि हम बना लेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ इधर उधर सेट कर ही देते हो। एग्जैक्ट याद होना और केवल जय माता दी डिफरेंस भाई। 2 POH और 2 PH, ये बिल्कुल सही बात है भैया। H2O2 डिस्प्रपोर्शनेट कर सकते हैं, यहाँ -1 में ऑक्सीजन होता है, और ये तो फेमस था इसका डिस्प्रपोर्शनेशन। यहाँ सल्फर 4 में मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ये भी डिस्प्रपोर्शनेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो तो सल्फर 2 में होते हैं। ये चारों कैन डिस्प्रपोर्शनेट, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट वाला समझ रहे, वो सेंट्रल वाला जो लिखा है वो सही नहीं, टर्मिनल वाला तो सही लिखा है। इसका स्ट्रक्चर ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड ऐसे था, यही तो था ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। लेकिन सेंटर वाले का 0 थोड़ी ना होगा, सेंटर पे भी तो 2 2 प्लस आएगा 4, तो ये बात गलत है। इस बार वो नीट वाले बैच में ये क्वेश्चन दिया था, आधे लोग तो पगला के सही दे दिए थे इसे। इवन जिस बच्चे का नंबर 180 में 170 आया है उसने भी वही पगला के, जैसे तुम लोगों का मेगा टेस्ट था ऐसे उन लोगों का सब मिला के था 45 क्वेश्चन का। आइए, अच्छा केमिस्ट्री, आगे बढ़ते हैं। लास्ट दिन हम लोग थोड़ा सा कुछ छोड़ दिए थे, वही कंप्लीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लॉज लिख रहे थे, आब्बा प्रिंसिपल लिखा था ना, अगला लिखेंगे, लिखें। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, लिखिए। इन सबको हम लोगों ने फॉलो कर रखा है, बस पता नहीं है। जैसे लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, पता नहीं किसको किसको फॉलो कर रखा है, ऐसे यहां पर हमने सारे रूल फॉलो करा रखे हैं, बस हमें अब पढ़ना है। तो लिखिए, नो टू इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, नो टू इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम can have no
NO, no two electron of an atom can have same set of 4 quantum numbers. Same set of 4 quantum numbers. If N, L and M are same, if N, L and M are same, then spin quantum number will be different. If N, L, M are same, then spin quantum number will be different. है ये बोला है चारों क्वांटम नंबर किसी एक एटम का सेम नहीं हो सकता दो इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे मैं हाइड्रोजन के लिए, ये हीलियम के लिए उठाएं, हीलियम में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भगवान ने दिए हैं, 1s2। अब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एक बार क्वांटम नंबर लिखने को सोचो, तो n की वैल्यू 1 बोलोगे दोनों के लिए, l की वैल्यू 0 बोलोगे दोनों के लिए, तो n सेम हो गया, l सेम हो गया। m की वैल्यू लिखेंगे तो वो भी दोनों के लिए 0 लिखेंगे, तो n, l, m सब सेम हो गए। लेकिन क्या s की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम हो जाएगी? अब यहां ऐसे बनेगा, अगर यहां वाला इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ में है तो दूसरे वाले का स्पिन क्या हो जाएगा? माइनस हाफ। स्पिन तो सेम नहीं होगा। यही बोला गया है 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का उठाओगे, एक एटम के अंदर 2, दूसरे एटम का नहीं उठा रहे, तो एक ही एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उठाने जाओगे तो मैक्सिमम चांस है कि ये तीनों क्वांटम नंबर सेम बन जाए, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर कभी सेम बन के नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि ये 3 हमेशा सेम रहेंगे, बहुत बार तो ये तीनों ही डिफरेंट होंगे। अगर डिब्बा बदल दो m की वैल्यू बदल जाएगी, s की जगह p ले लो तो l की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगा, ऑर्बिट बदल दो तो n का नंबर भी बदल जाएगा। ये सारे बदल सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम चांस है सेम होने का कि n, l, m सेम हो जाए, तो s सेम नहीं होगा। तो हमारे यहां ऐसे तो क्वेश्चन आते नहीं, क्योंकि ये वाला जो प्रिंसिपल है सारे एटम फॉलो करते हैं, हमने फीलिंग हमेशा की ही ऐसे है। तो हमसे पूछा जाता है, कॉन्फ़िगरेशन बना देगा, पूछेगा कौन इसको वायलेट कर रहा है, तो लिखें आइडेंटिफाई गिवन कॉन्फ़िगरेशन, आइडेंटिफाई गिवन कॉन्फ़िगरेशन, आइडेंटिफाई गिवन कॉन्फ़िगरेशन वायलेट्स पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और नॉट। चेक करना है पीईपी को फॉलो करते हैं या नहीं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भाई वायलेट होता है या फॉलो होता है, चेक करना है अपने को। पहला, हमें खुद समझना है भैया ये कौन सा एटम है, क्या है ये अपने पास। 1s 2s 2p, यहां 2 इलेक्ट्रॉन फिलें, यहां 2 इलेक्ट्रॉन फिलें, यहां पर। हमसे ये नहीं पूछ रहा ये कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं, ना हमसे पूछ रहा है ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो क्या यहां पर कोई 2 इलेक्ट्रॉन उठाओगे और सेम क्वांटम नंबर पाओगे? क्या चारों क्वांटम नंबर चारों पाओगे तो फिर तो वायलेशन हो जाएगा सेम। तो हम बोलेंगे भैया देखो यहां पर अगर हम चारों, मैक्सिमम सेम होने का चांस तो एक डिब्बे में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के लिए आता है, और इसमें स्पिन डिफरेंट है, एक को एरो अप दिखाया, एक को एरो डाउन, तो यहां तो सेम आएगा नहीं सब। यहां पर भी जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनके लिए सेम नहीं आएगा। यहां पर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ये पकड़े और एक इलेक्ट्रॉन ये पकड़े है भैया, तो n, l तो सेम कर लोगे, m ही बदल जाएगा। है एक इस डिब्बे में है तो एक की वैल्यू अगर 0 होगी, एक की -1, एक का -1, एक का 0, एक का +1, ऐसे 3 पॉसिबल वैल्यू है ना, ये तो डिब्बे ही बदल गए, तो यहाँ तो m की वैल्यू ही बदल जाएगी। तो क्या कोई 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से उठा करके देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि उसका चारों क्वांटम नंबर सेम है? नहीं। तो मतलब ये इसको तो फॉलो कर रहे हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। हाँ, अगर कोई पूछता ना कि ये कॉन्फ़िगरेशन सही लिखा है क्या, ऐसे फीलिंग दिखाते थे क्या जब हम एक एक इलेक्ट्रॉन सारे सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल करते थे, तो सेम स्पिन में फिल करते थे। अगर एक को एरो अप दिखाया तो दूसरे को भी एरो अप दिखाते थे, अगले को भी एरो अप दिखाते थे। तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज सही नहीं है ये, लेकिन इस प्रिंसिपल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। अच्छा, अगर मैं यहीं पे ये भी पूछ लूं साथ में, क्या ये आब्बा प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? आब्बा प्रिंसिपल क्या था? लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल फिल हो फिर हाइयर में जाइए। तो क्या 1s 2s फिल होने के बाद ही तो 2p में गए हैं?
ऐसा तो है नहीं ये खाली है और आगे भाग गए, नहीं, तो फिर तो ये फॉलो हो रहा है। ये कई जगहों पे वायलेट हो भी जाते हैं। चलो मैं अगर ऐसे लिखूं, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डी में 5 फिल कर रखा है, लेकिन पांचों को जैसे फिल करना चाहिए था वैसे नहीं फिल किया है। इस लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन को देखो तो हमने सेम तरीके का एरो दे रखा है। अगर एक को एरो अप दिया है तो दूसरे को भी एरो अप दे दिया, फिर इनका चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा। एन एल एम तो सेम हो जाएंगे क्योंकि एक डिब्बे में सेम एन रखेंगे, सेम एल रखेंगे, सेम एम, और सेम ही एरो करके अगर तुमने दिखा दिया, फिर भैया इनका एस की वैल्यू भी या तो दोनों का प्लस हाफ होगा या दोनों का माइनस हाफ होगा, तो सारा सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा। मतलब इन्होंने इनका वायलेशन कर दिया। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं है। ये देखना बड़ा आसान होता है, बस किसी एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में दिखा दो, क्योंकि अगर स्पिन सेम हो जाए तो और तो 3 सेम होते ही हैं एक डिब्बे में। अभी तुमने देखा नहीं, एक डिब्बे में आने वाले जो और 3 क्वांटम नंबर हैं वो तो सेम हो जाते हैं। ऐसे ही नौटंकी करता है। अगर हम फिलिंग, क्या ये कॉन्फ़िगरेशन सही फिल है? नहीं, कॉन्फ़िगरेशन फिल नहीं सही किया है। इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं फिल करने चाहिए थे, अपोजिट स्पिन में फिल करते हैं। तो जब भी ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा तो कॉन्फ़िगरेशन भी सही नहीं होगा। जनरली ये फॉलो ही रहते हैं। अब जैसे अगर हम ये लिख दें 2p4 है और मैंने इसको ऐसे बना दिया, कोई पूछे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो हुआ है कि नहीं? ध्यान रखिएगा, कई बार हमारा मन शैतान है, गलत कॉन्फ़िगरेशन देख करके बोलने लगता है गलत है, फॉलो नहीं हुआ। अरे हमसे ये नहीं पूछा है कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं, हमसे तो बस ये पूछ रहा है क्या इन बाबा की बताई हुई बात माने है कि नहीं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो हुआ है कि नहीं, क्या हर एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में फिल किया है? हाँ, तो इनको तो फॉलो कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है वो अलग बात है, क्योंकि सबको एक एक देना था, फिर पेयरिंग करनी थी। ऐसे ही अगर हम ये दे दें, अब जैसे ऐसे फिल कर दिया जाए, बोले ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है कि नहीं? अब यहाँ एक डिब्बे में 2 सेम तरीके के इलेक्ट्रॉन दिख गए ना, मतलब यहाँ पर इस दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम हो गया, और फिर इनके रूल का वायलेशन हो गया। बस इनका वायलेशन तुम्हें देखने आ जाए कि कैसे ये होते हैं। अगर कभी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ तो वो पक्का कॉन्फ़िगरेशन गलत है। इसका ये मतलब नहीं है कि फॉलो हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन सही है। हर स्टेटमेंट वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता भाई। जैसे तुम कोहली को लाइक करते, कोहली तुम्हें लाइक करे हर स्टेटमेंट हम रिवर्स में नहीं पढ़ सकते। अगला लिखिए, एनसीईआरटी का एक छोटा सा लॉ और है, लिख लीजिए, हुंड्स रूल ऑफ, लोग कोहली तक पहुंच गए हमें लग रहा है। आइए वापस आइए भाई, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। लिखें, इन केस ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, in case of degenerate orbitals, in case of degenerate orbitals, pairing of electrons does not takes place, pairing of electrons does not takes place until each orbital
each orbital belonging to that subcell until each orbital belonging to that subcell has got one electron each, has got one electron each. Each orbital belonging to that subcell has got one electron each. That is, each orbital is singly occupied. Each orbital is singly, भैया ऐसे ही लिख देते हैं, singly occupied. With parallel, अच्छा इसे मैं आगे डाल दो, filling of electrons, अगले पॉइंट में लिखें, filling of electrons in degenerate orbitals, filling of electrons in degenerate orbitals takes place, filling of electrons in degenerate orbitals takes place with parallel spin, takes place with parallel spin, या बोले सेम स्पिन में. ऐसे जो तुम फिल किया करते थे, अगर हमारे पास d ऑर्बिटल थे तो फिर हम एक इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद दूसरा तुरंत पेयर्ड नहीं कर सकते. पहला जो स्टेटमेंट हमने लिखा है वो यही बता रहे हैं, जब तक हम इन डीजेनरेट ऑर्बिटल में सबको एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे देंगे तब तक पेयरिंग नहीं कर सकते, और पेयरिंग तब करेंगे जब सबको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए. ऐसे ही तो फिल करते थे, सबको एक एक दे करके फिर पेयरिंग करते थे. तो जनरली हम इस रूल को हमेशा फॉलो करते हैं. बस अगर इसको वायलेट करना है तो जो मैंने 2 पॉइंट बताया, या तो अगर तुम ये तो हुंस रूल का फॉलो हो गया भाई, मान लो D10 लिखना था तुमने ऐसे लिख दिया. अगर मान लो हमारे पास D5 लिखना होता और अगर हम ऐसे लिख देते 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे फिल करते, तो ये हुंस रूल को फॉलो कर जाते. यही तो तरीका था, हर एक ऑर्बिटल को जो डीजेनरेट हैं, सेम एनर्जी लेवल पे हैं, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दीजिए, वो भी सेम स्पिन में दीजिए. अगर कोई सबको एक इलेक्ट्रॉन दे लेकिन सेम स्पिन में ना दे, ऐसे लिख दे कि 3 इलेक्ट्रॉन को स्पिन अप करके दिखा रहे और 2 को दिखा रहे स्पिन डाउन करके, ये भी गलत तरीका है. फिर यहां पर फिर तो अगर ऐसे कोई दिखाए ना तो फिर ये स्पिन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, फिर अल्टीमेटली एक अनपेयर्ड दिखेगा. जिसको तुम बोलते थे स्पिन एक दूसरे से अपोजिट हो तो कैंसिल आउट होकर के नेट में डायमैग्नेटिक हो जाते. तो अपोजिट स्पिन में तब तक नहीं देते जब तक सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में ना आ जाए. कि जब हम फिलिंग करते हैं तो पैरेलल स्पिन में फिल करते हैं. जो अगर हमने इस एरो अप दिखाया तो हम ऐसे नहीं दिखा सकते, ऐसे दिखा दिया तो ये हुंस रूल का वायलेशन हो गया. हाँ, अगर इनको ऐसे दिखा दें तब भी ये हुंस रूल का वायलेशन हो गया. मान लो किसी ने ऐसे लिख दिया भाई, पहले ही पेयरिंग करना शुरू कर दी, तब भी ये उन्होंने पहला मेन पॉइंट तो इनका यही है कि सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो, उसके बाद पेयरिंग करो, और तुम तो यहाँ पहले से ही पेयरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे. तो यही 2 तरीका है इस रूल को वायलेट करने का. हाँ, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखे हो तो ये भी एक केस हो सकता है, देखते चलें ऐसे ही, तब भी ये हुंस रूल को फॉलो कर रहे. सब सेम स्पिन में है कि नहीं, है एरो अप या एरो डाउन तो अपना तरीका है. हुंस रूल वायलेट करने का क्या तरीका है, तुम सबको पैरेलल स्पिन में फिल ना करो या फिर डायरेक्ट पेयरिंग करना शुरू कर दो. तो यही 2 तरीके हैं इनको वायलेट करने का. और इनको वायलेट करना मतलब तुमने फिर सही तरीके से कॉन्फ़िगरेशन दिखाया नहीं. अब जैसे कोई ये लिख दे, एक ही कॉन्फ़िगरेशन का 4-5 ऑप्शन दे देगा हमसे, फिर पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, या किस में वायलेशन हो रहा है किस में नहीं. अब जैसे P3 लिखा हो, अगर ऐसे लिखा हो
सारे रूल पे देखते चलेंगे। क्या इनको बोलेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं? बोलेंगे हाँ भाई वो तो सेम डिब्बे में सेम स्पिन दिखाते तो मानते। तो इनको तो फॉलो कर ही रहे, और हुंड्स रूल भी फॉलो हो रहा है। अगर यही ऐसे लिख दिए जाते, ऐसे, फिर क्या तुमने 3 इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन में दिखाया है? नहीं दिखाया। तो भैया ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को तो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कोई 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। लेकिन इनका वायलेशन है, तुमने सारे इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन में नहीं फिल किया। अगर ऐसे फिल कर दें, अब ये तो पेयरिंग पहले करने लग गए। हुंड्स रूल 2 स्टेटमेंट से आते हैं। एक तो पेयरिंग तब करिए जब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और यहां तो तुमने पहले ही पेयरिंग कर दिया, सबको एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो इनका वायलेशन हो गया। लेकिन क्या इनका वायलेशन हुआ? ये चल रहे हैं भैया। हाँ अगर ऐसे फिल कर देते, ऐसे, फिर तो भैया दोनों बंदे गुस्सा हो जाते, इधर दोनों रूल का वायलेशन हो गया। फिर तुमने पेयरिंग भी पहले कर दी है, उल्टा अपोजिट स्पिन में नहीं फिल किया, ऊपर से सेम ऑर्बिटल में, एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे बैठे हैं, तो इनका चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इन दोनों रूल को अगर किसी ने वायलेट किया फिर ये पॉसिबल है नहीं। उल्टा ध्यान रखना, जो ये कॉन्फ़िगरेशन हम सीख रहे हैं एटम में तो लगते ही हैं। अगला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, केमिकल बॉन्डिंग बना रहे होंगे मॉलिक्यूल्स। हमने अभी तक ये नहीं देखा किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन कहाँ होता होगा। कोई पूछे N2 का, वाटर का, हमने एटम के तो बना लिए 1s 2s 2p 3s 3p और सबके क्वांटम नंबर निकाल डाले, लेकिन किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन वो पता नहीं। तो हमें पढ़ना पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमने तो एटम के ऑर्बिटल पढ़े हैं, s p d f, उनके डिब्बे बनाए हैं। ये जो रूल्स हैं लिख लो यहीं पर छोटा सा बना करके। देखिए हुंड्स रूल, Pauli's exclusion principle and Afbah principle, Hund's rule, Pauli's exclusion principle and Afbah principle. All is valid for atomic configuration as well as molecular orbital configuration. जब कभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो एनर्जी के बढ़ने के ऑर्डर में, जो वो आफ्बा प्रिंसिपल आया था, is valid for both atomic configuration as well as molecular orbital configuration. जिनको तुमने बचपन में कभी सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड ऐसे सुना हो, तो उन्हीं को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसी भी मॉलिक्यूल को बनाओ तो वही बनाना पड़ता है। ये जो कॉन्फ़िगरेशंस, जो ये लॉज हैं, वो सब जगह वैलिड हैं। जब भी कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे ये सब लगेंगे अपने पास। आइए अब अगर मैं इसमें पूछूं कॉपर 29, अब इसमें अगर किसी ने ऐसे लिख दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, कोई बताएगा ये किस? भैया ये नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे कि सही है कि गलत है, हमें तो ये चेक करना है कि ये किस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, किसको नहीं है। तुम तो बेहोश हो जा रहे, ये क्या लिख दिया है। इसीलिए तो लोग गड़बड़ आंसर दे जाते हैं, उनको लगता है ये तो गलत है, इसका मतलब कुछ भी फॉलो नहीं किया। ऐसा थोड़ी ना है भाई, हम डिब्बे डिब्बे नहीं बना रहे इसके। बस हमसे कोई पूछे क्या ये आफ्बा प्रिंसिपल का वायलेशन है, तो आफ्बा प्रिंसिपल का वायलेशन तो हो ही नहीं सकता। तुम तो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल फिल करते हुए ही तो आगे गए हो, तो 4s फिल करके ही तो आगे गए, तो इस प्रिंसिपल का तो वायलेशन है ही नहीं। हाँ क्या इनका वायलेशन है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल का वायलेशन?
तो इनका कभी वायलेशन होता ही नहीं। क्या तुमने ऑर्बिट, ये इनका वायलेशन तभी देख सकते हो जब कोई ऑर्बिटल बनाए, और उसने तो बनाया नहीं, तो हम जब भी बनाएंगे रूल से बनाएंगे जैसा होता है। अगर वो ऑर्बिटल दिखाएगा तभी तुम इनका वायलेशन चेक कर सकते हो, जब वो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाए, कैसे फिल किया, सेम डिब्बे में सेम स्पिन का फिल कर दिया तो इनका वायलेशन हो गया, और पेयरिंग पहले कर दो या अपोजिट स्पिन में फिल करना शुरू कर दो तो इनका वायलेशन। इनका वायलेशन तो तभी चेक कर सकते हैं जब ऑर्बिटल में कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। हाँ, ये तीनों रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या ये कॉन्फ़िगरेशन सही है? कॉपर में तो ऐसे होता ही नहीं। होता क्या था, सब फॉलो करने वाला बंदा सही नहीं, देख रहे रूल सारे फॉलो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन फिर भी ये बंदा कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर का ये कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं निकल के आया, जो ये कॉन्फ़िगरेशन है। उल्टा सही वो होता है जिसमें ये प्रिंसिपल का वायलेशन हो, वही डायरेक्ट लिख देते हैं। ऐसे लिखते तो किसका वायलेशन हो जाता, ये इन्हीं का वायलेशन हो सकता है अगर हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है तो। और अब्बा प्रिंसिपल ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, आधे लोगों से तो पूछो उनको यही लगेगा ये तो साइंटिस्ट ही लग रहे हैं, ऐसे ही होते हैं ये लोग। यहां पर 4s में 1 और 3d में 10 लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल फिल नहीं हुआ और आगे भाग गए हैं यहां, इसीलिए ये इस रूल का वायलेशन है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन यही सही है। चलिए, तो ये अच्छा, यहां कोई पूछेगा उन दोनों रूल का वायलेशन, तो बोलेंगे नहीं, वो तभी चेक कर सकते हैं जब तुम हमें बनाओ, इनके ऑर्बिटल बनाओ, इनके कॉन्फ़िगरेशन डिब्बे में बना के दिखाओ, तब बताएंगे। चलिए, अब जैसे अगर हम ये लिख दें, वन एस, टू एस, टू पी, बोलिए किस रूल का वायलेशन है ये? देख रहे कुछ लोग क्या बोलना चाहते हैं, आओ बाओ थोड़ी सी इज्जत दे दीजिए। मुस्लिम लोग अपने पापा को अब्बा बोलते हैं, तो कम से कम अब्बा ही बोल दो इनको, आफबा, अब्बा, मैच होते हुए लगते हैं। उसका तो वायलेशन साफ साफ हो गया, लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल फिल नहीं हुए, आगे भागते चले गए, तो इनका तो वायलेशन है ही। और कोई पूछे कोई और रूल का वायलेशन हुआ क्या? किसी भी डीजेनरेट, यहां क्या क्वांटम नंबर सेम आएगा? नहीं। क्या हुंस रूल का वायलेशन हुआ? बोलेंगे सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन लाओ तब तो वायलेशन चेक करेंगे। हुंस रूल का वायलेशन तो किसी पर्टिकुलर सबसेल के लिए है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मतलब इन रूल का वायलेशन नहीं हुआ है, इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको भी फॉलो कर रहे हैं। तुमने देखा पीईपी का वायलेशन तभी हो सकता है जब एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में पड़े हों, तभी चारों क्वांटम नंबर सेम हो सकता है। चारों क्वांटम नंबर क्या, यहां तो एन की वैल्यू ही डिफरेंट हो रही है शुरू में, और जब तुम एन सेम पाओगे तो वो एल की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, तो क्वांटम नंबर तो सेम नहीं है, यही तो ये चाहते थे कि चारों क्वांटम नंबर सेम ना हो। और हुंस रूल तो डिजेनरेट ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन ही नहीं आया, तो वायलेशन होने का तो कोई चांस नहीं, बस एक ही रूल का वायलेशन हुआ। चलिए, अगर ये लिखे होते ऐसे कोई लिख देता, अब इसमें इनका तो वायलेशन, इनका वायलेशन हुआ क्या भैया, 1s फिल किया, 2s फिल किया, फिर 2p में गए, ये तो सही चल रहे हैं। इनका वायलेशन हुआ क्या, ये देखो सेम, तो ये तो वायलेट हो गए, तो क्या ये कॉन्फ़िगरेशन सही? कभी नहीं। अगर हुंस रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को कभी भी वायलेट किया तो जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो कभी सही नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं इनको कोई फॉलो करे तो सही हो जाएगा, जैसे यहां पर फॉलो तो कर रहे थे ये, लेकिन सही थोड़ी ना था। चलिए आगे लिखेंगे, लिखें y d5
D10 P3 P6 half filled and fully filled orbitals, Y D5 D10 P3 P6 half filled and fully filled orbitals are more stable, Y half filled and fully filled orbitals are more stable. आइए, जबकि अक्सर ये कॉन्फ़िगरेशन बनते समय अब्बा प्रिंसिपल का वायलेशन हो जाता है, फिर भी ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे क्रोमियम, अगर क्रोमियम में हम कॉन्फ़िगरेशन पूरा रूल फॉलो करें तब तो ऐसा होना चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी पे होते और 4 इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी पे होते, ऐसे। और यही रूल होता है कि इलेक्ट्रॉन जितने कम एनर्जी पे हों स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो यहां पर ये 4s कम एनर्जी वाले होते हैं, वो रूल n+l लगा करके, इनके लिए n+l ज्यादा आएगा, 3+2 5। लेकिन कम ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सही होना चाहिए था, हुआ नहीं। सही तो ऐसे हुआ कि भैया ये हाफ फील्ड के चक्कर में आगे भाग गए। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी पे भागना चाहता है, तो क्या ज्यादा एनर्जी पे ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है? यहां का इलेक्ट्रॉन आगे भाग करके यही तो दिखाना चाहता है कि हम जा रहे हैं हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, और हायर एनर्जी में जाने के बावजूद भी वो ज्यादा स्टेबल है, जबकि ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। कोई हायर एनर्जी पे ज्यादा स्टेबल हो कैसे सकता है? लोअर एनर्जी वाले कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होने चाहिए थे। तो होना तो यही चाहिए था, यही तो अब्बा प्रिंसिपल है कि लोअर एनर्जी वाले पहले फिल होने चाहिए थे, फिर आगे जाना चाहिए था। लेकिन हाफ फील्ड बना और ये चले गए। होता ये है कि जब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे गया तो उस एक इलेक्ट्रॉन के आगे जाने से एटम की एनर्जी बढ़ गई थोड़ी, क्योंकि पहले तो 2 लोग लोअर एनर्जी पे थे, 4 लोग हायर एनर्जी पे थे। अब यहां पर एक बंदा लोअर पे रह गया और 5 लोग हायर एनर्जी पे चले गए, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन के जंप करने से देखें तो एनर्जी इसकी बढ़ गई। लेकिन जब ये सारे डिब्बे एक जैसे हो जाते हैं तो ये एक गेम खेलते हैं आपस में, सब एक जैसे हैं ना, सबकी स्पिन भी एक जैसी है, सारे डीजेनरेट भी हैं, सबका एनर्जी भी सेम है, सबकी स्पिन भी सेम है, तो ये आपस में एक्सचेंज करना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे 3 बच्चे हो, 3 सेम तरीके का चेयर हो और उनका मन करे कि तुम इस पे बैठो, इस पे बैठो, इस पे बैठो, फिर वो फिर से बोले नहीं नहीं ये वाली तुम ले लो, ये वाली तुम ले लो, आपस में एक्सचेंज करना शुरू कर दें। ऐसे यहाँ सारे डिब्बे एक जैसे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन वहां भागते हैं, वो इधर भाग आते हैं, ये वहां जाते हैं, वो इधर भाग आते हैं, क्योंकि सब तो एक ही एनर्जी लेवल के हैं। इसके लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए होगा, क्योंकि ये तो डीजेनरेट है। कोई एनर्जी में चेंज करना होता तो उसके लिए हमें कोई एनर्जी देनी पड़ती, लेकिन ये तो डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, ये अपने आप एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं। तो कोई पूछे पहला इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज कर सकता है? जब वो D5 हो जाते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे 4 ऑप्शन हो जाते हैं एक्सचेंज के। ऐसे अगर कोई पूछे दूसरा इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज कर सकते हैं, भैया सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर केवल इसको हटा दो, इससे पूछो तो ये बोलेगा भाई इतने लोगों से तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसे तीसरे से पूछो तो वो भी कुछ एक्सचेंज करा पाएगा, चौथे से पूछो वो भी कुछ एक्सचेंज करा पाएगा। रियल में किसी भी इलेक्ट्रॉन को उठाओगे तो अगर वो पहला इलेक्ट्रॉन होगा तो 4 एक्सचेंज पॉसिबल है उसके लिए। ये इलेक्ट्रॉन आपस में इधर उधर भागते रहते हैं, क्योंकि सब कुछ में सिमिलरिटी है इनकी। कोई इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा और कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं, सेम स्पिन रहेगी, सेम ही एनर्जी लेवल पे रहेंगे, और ये एक्सचेंज कर करके ये सारे इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी सराउंडिंग में लिबरेट कर देते हैं। ये देखो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी तो तभी आएगी, ये सब चीजें रियल में तो किसी को दिखता नहीं भाई, बस ये देखा गया कि कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इसके घर में वैसा कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व ही नहीं होता, वैसा मैग्नेटिक मोमेंट नहीं आता, ऐसा अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आता। अब इस रूल के हिसाब से तो 4 अनपेड होने चाहिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में इनके 6 अनपेड की प्रॉपर्टीज दिखती हैं, तो लोगों को लगा तो फिर पक्का इसके पास इतने अनपेड होते होंगे। अब उस अनपेड होने का मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन का रीजन ढूंढ रहे हैं कि आखिर एक इलेक्ट्रॉन आगे गया तो ज्यादा एनर्जी पे तो रह करके खुश नहीं रह सकता, तो एक इलेक्ट्रॉन आगे गया तो एनर्जी बढ़ गई, लेकिन उस एनर्जी बढ़ने के बाद जो ये एक्स्ट्रा गेम खेलना शुरू करते हैं आपस में एक्सचेंज, उस एक्सचेंज करने से जो एनर्जी लिबरेट करते हैं
उसे बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बच्चे आपस में इधर उधर भाग रहे हो, धीरे धीरे उनकी खुद की एनर्जी घटती जाएगी कि नहीं है। जितना ज्यादा आपस में वो गेम खेलेंगे, इधर भागो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, वैसे वैसे हर एक बच्चे की एनर्जी घटती जाए और धीरे धीरे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। फिर इनको एनर्जी लगती नहीं, लेकिन जब ये आपस में एक्सचेंज करते हैं, वो एक्सचेंज अपने आप कर लेते हैं। इसीलिए तो हमें एनर्जी देना नहीं, हम और एनर्जी देंगे तब तो स्टेबिलिटी और घट जाएगी। एक तो नालायक पहले ही ज्यादा एनर्जी पे बैठ गया है, हमें एनर्जी थोड़ी ना देना है। अब तो वो अपने आप डीजेनरेट ऑर्बिटल है, खुद ही एक्सचेंज कर रहे हैं और उस एक्सचेंज से कुछ एनर्जी लिबरेट कर देते हैं। उस लिबरेटेड एनर्जी को बोलते हैं एक्सचेंज की वजह से होने वाली एनर्जी। और ये जो लिबरेटेड एनर्जी होती है उसकी बढ़ी हुई एनर्जी से ज्यादा, मान लो एनर्जी बढ़ गई 2 यूनिट तो लिबरेट कर दिया 4, तो नेट में एनर्जी घट जाती है। अल्टीमेटली उसका फायदा हो जाता है, कम एनर्जी लेवल पे ही रहते हैं। तो लिखेंगे। अब इसका ऐसे प्रैक्टिकल तो है नहीं कि हम तुम्हें समझा सकें, बस ये जो आंसर आए हैं उसी को रीजन में उसी के सपोर्ट में सोचते हैं कि आखिर एक इलेक्ट्रॉन आगे गया तो एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, स्टेबिलिटी घट जानी चाहिए थी, लेकिन वो स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों हो गई? क्योंकि कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया होगा कि एनर्जी घट गई हो पूरे सिस्टम की। तो लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंज। ऐसा ये मतलब नहीं कि यही एक्सचेंज पॉसिबल है। सोचो अगर ये 2 बंदे होंगे तब भी तो एक्सचेंज पॉसिबल होगा, केवल 2 ही हो लेकिन तब तो एक ही एक्सचेंज पॉसिबल होगा। जब ये हाफ फील्ड हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा एक्सचेंज पॉसिबल होता है, तब सबसे ज्यादा एनर्जी लिबरेट करते हैं और उस टाइम पर ये एक इलेक्ट्रॉन आगे ला करके ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो लिखेंगे क्या लिख रहे थे? कुछ नहीं लिखा अभी तक? लिखें ड्यू टू, या कुछ लिखा है पहले? मैक्सिमम ये तो फिर ऐसे बोलना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंज, maximum number of exchange is possible, maximum number of exchange is possible in half filled and fully filled configurations। अगर ये fully filled होंगे तो 2 exchange होंगे। maximum number of exchange is possible in half filled and fully filled configurations, and that's why maximum energy is liberated, ब्रैकेट में डाल देना एक्सचेंज एनर्जी, एंड दैट्स वाई मैक्सिमम एनर्जी इज लिबरेटेड, ब्रैकेट में एक्सचेंज एनर्जी, एंड दैट्स वाई मैक्सिमम एनर्जी इज लिबरेटेड, बोले तो एक्सचेंज एनर्जी, ड्यू टू विच overall energy of total electrons, due to which overall energy of total electrons, due to which overall energy of total electrons decreases and atom becomes more stable। तुम ऐसे सोचो, एक इलेक्ट्रॉन आगे गया था तो एक की एनर्जी बढ़ गई थी, लेकिन पांचों अपनी एनर्जी घटा लेते हैं बाद में। उसमें एक्सचेंज होगा तो उसमें तो अब एक्सचेंज घट जाएगा। हाँ, उसमें भी तो एक्सचेंज हो रहा होगा, इसलिए तो मैंगनीज अपने आप ज्यादा स्टेबल है, वो और नहीं लाना चाहेगा, और उसमें और भी ज्यादा एक्सचेंज होगा। अगला पॉइंट इसे में डाल दो, लिख लो, वो भी पॉइंट हम बोल रहे हैं। इन केस ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड, अब तुम खुद सोचो किसमें ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी। अगर कोई हाफ फील्ड होकर एक्सचेंज करे तब तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे, और अगर कोई फुल्ली फील्ड होकर एक्सचेंज करे, भैया अगर वो कंप्लीटली फील्ड होंगे तो सब में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, और ओवरऑल सेट में तो ये एक ही जैसे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज करेंगे तो इनकी एक्सचेंज एनर्जी और ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाफ फील्ड। तो लिख लें इन केस ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये तुम्हें कुछ रेजोनेंस एनर्जी जैसे लगेंगे, जहां पर एटम सेम एनर्जी के होते हैं और आपस में इधर उधर जाने की वजह से कुछ एनर्जी लिबरेट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, तभी तो कॉपर वाला
लिख लें और जैसे लिखो, इन केस ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस, in case of half filled and fully filled configurations, exchange energy of fully filled configuration, exchange energy of fully filled configuration is high. Exchange energy of fully filled configuration is high. लिखने के लिए चाहो तो यहां लिख सकते हो, कभी हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां यही चीज देखेंगे, सिस्टम एक ही एनर्जी पे होगा, बस आपस में एक्सचेंज हो रहा होगा तो एक एनर्जी लिबरेट कर देता है, उसे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस एनर्जी बोल देते हैं। और यहां पर उसे एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए हो रहा है तो उसे बोल रहे हैं एक्सचेंज एनर्जी। एक वर्ड में कोई पूछे ये लोग क्यों ज्यादा स्टेबल हैं, बस एक्सचेंज एनर्जी। मतलब इतनी बड़ी कहानी थोड़ी ना ऑप्शन में लिखा होगा, बस एक एग्जांपल इधर डाल दीजिए। अब कहीं लिखा हो कि भाई ये वाले ज्यादा स्टेबल हैं, कॉपर 4s1 3d10 और 4s2 3d9 कम स्टेबल हैं, उसका रीजन बताइए। तो ये बात तो सही है ही कि ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और रीजन ये कि इनकी एनर्जी कम होती है, वही एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। रीजन ये कि इनकी एनर्जी वो कम है ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी। ऐसा नहीं कि दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में ये एक्सचेंज है ही नहीं, है, लेकिन इतनी ज्यादा एक्सचेंज और कहीं पॉसिबल नहीं। अब ये ज्यादा स्टेबल है मतलब पक्का इसकी एनर्जी कम है, और वो कम एनर्जी क्यों है, क्योंकि इन्होंने आपस में एक्सचेंज करके बहुत सारी एनर्जी लिबरेट कर रखी है, इसलिए इनकी टोटल एनर्जी कम है। ये तो पूरी केमिस्ट्री का या पूरी फिजिक्स का सब जगह का रूल है, जो बंदा ज्यादा स्टेबल उसकी एनर्जी कम होनी ही चाहिए, अगर वो कम एनर्जी पे नहीं है तो ज्यादा स्टेबल हो ही नहीं सकता। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसके सारे टोटल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिला के कम एनर्जी आएगी। और वो कम एनर्जी आई क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये सिमेट्रिकल ऑर्बिटल बन करके आए तो ज्यादा एक्सचेंज हुए, बहुत सारी एनर्जी इन्होंने लिबरेट कर रखी है, उन 10-10 इलेक्ट्रॉनों ने आपस में एक्सचेंज करके 10 ने अपनी एनर्जी घटा रखी है, इसलिए ओवरऑल एनर्जी इनकी काफी कम होती है। अब ये ज्यादा स्टेबल है, कोई बोल दे ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, मान लेंगे, और रियल में तो यही बात है कि इनकी एनर्जी कम हो जाती है इसी एक्सचेंज होने की वजह से। क्या एक्सचेंज D9 में नहीं हुआ, अरे उसके भी घर में हुआ होगा, लेकिन उतना एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हुआ होगा क्योंकि सारे एक जैसे तो है नहीं वहां पर। चलिए, तो बस ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसे नहीं बता सकते, हम लोग के पास तराजू नहीं है ना। हाँ, तो हम ऐसे डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते। पैलेडियम में वहां 2-2 इलेक्ट्रॉन इसलिए चला गया क्योंकि दोनों से एक्सचेंज एनर्जी इतनी ज्यादा होगी। इनको डायरेक्ट ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि हम डायरेक्ट सबका कंपेयर करना शुरू कर दें, क्योंकि होता ही नहीं। अब वो चीज देख रहे हैं जो कभी देखा ही नहीं, फील भी नहीं कर सकते केमिस्ट्री। चलिए, अब हम इनको कंपेयर नहीं कर पाते कि बताओ पैलेडियम में ज्यादा है या सिल्वर में ज्यादा है या उसमें ज्यादा है। गूगल पे भी सर्च करोगे दौड़ाएगा तुम्हें निकल के। चलिए आगे लिखेंगे। अब केमिस्ट्री ज्यादा समझ में आए ये सब, उसके लिए एक नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे लिखेंगे। लास्ट चैप्टर लग रहा था खत्म ही नहीं होगा, उसमें बहुत सारे मैंने वो पार्ट नहीं पढ़ाए जो तुम्हारे यहाँ 9th से हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, और उनका चार्ज कैसे निकाला, उनका चार्ज बाई मास रेशियो कैसे निकाला, वो सब हमारे यहाँ कुछ है नहीं, मतलब क्वेश्चन के मामले में नहीं है।
उनकी थ्योरी पढ़ना हो तो हो सकता है तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें परेशान करें, सारा क्वेश्चन वहीं से दे दें, कैथोड रे बताइए क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज बताइए क्या है, लेकिन स्कूल वालों को कोई पीछे कर नहीं सकता भाई। आइए लिखेंगे केमिकल बॉन्डिंग, पहला पॉइंट लिखो इसमें, अपनी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे प्यारा चैप्टर और सबसे बड़ा चैप्टर भी, जो काफी स्कोरिंग है और बहुत कुछ पढ़ना है इधर। तो लिखें पहला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ, पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में हर दिन हमारी मदद करेगा वो सीखने जा रहे हैं। अब एक लिखें, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। आइए तो सीखेंगे, देखेंगे हम क्या बताने जा रहे हैं। तो पहले लिस्ट बनाइए इसका, जो तुम्हें याद है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो पता है ग्रुप नंबर 1 वालों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप नंबर 2 के हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, कोई ग्रुप नंबर 13 का हो तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, पीरियोडिक टेबल वाली बातें बता रहे। ग्रुप नंबर 14 का हो तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ये फटाफट ऐसे ही लिखिएगा। ग्रुप नंबर 15 के हो तो 5, 16 के हो तो 6, 17 के हो तो 7, और हीलियम को अगर छोड़ दें तो ग्रुप नंबर 18 का जो भी है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। फैमिली मेंबर तो हमें याद होंगे ही, ग्रुप 1, ग्रुप 2, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ये सब। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन। सोचो जब दो एटम आपस में मिलेंगे तो बॉन्ड कौन से इलेक्ट्रॉन बनाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो बनाएंगे। जो एक दूसरे के बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो आपस में मिलेंगे, इसलिए हमारे लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ थोड़े डी ब्लॉक के भी याद रख लेना, खास करके ये जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये हमें काफी मिलेंगे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए। तो ये सब ग्रुप नंबर 12 के होते हैं, और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने जाओगे तो 2 ही होते हैं। जिंक का सोचो क्या होता है, 4s2 3d10, और 3d10 तो थर्ड ऑर्बिट का है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वो तो केवल 2 ही हैं। तो इन सब में एक ही जैसा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। अब करते क्या है, इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से बार बार हम किसी एटम से पूछेंगे कि बताइए तुमने कितने बॉन्ड बनाए, कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास बच गए। अब यहां पर एक तो मैंने लिखा है सिग्मा बॉन्ड, जिनके बारे में इस चैप्टर में आगे तुम्हें काफी पढ़ने को मिलेगा, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे बनते हैं। इन्हीं को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। बस अभी इनको लिखिएगा नहीं, पूरा पढ़ने को मिलता है इन पे। सिग्मा बॉन्ड्स तो हम पढ़ेंगे ही खूब। लोन पेयर हमें शायद सुनने को पहले कभी मिला हो, लोन पेयर, इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में नहीं गए। कई बार ये डायरेक्ट बोल दे तो बड़ा बढ़िया है, इसी का दूसरा नाम है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में नहीं गए, नॉन बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, वो हो गया लोन पेयर, नॉन बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। तो किसी भी एटम में देखने का 2 तरीका है, या तो हम उसका पूरा स्ट्रक्चर याद रखें, तो हमें तो लगभग इनफाइनाइट स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेंगे, और या फिर जो मैं अभी तरीके बता रहा हूं वो फॉलो करते चलेंगे, मैक्सिमम हमें स्ट्रक्चर भी याद रहेंगे। तो देखो करना क्या है, तुम्हें एग्जाम्पल देखोगे तो काफी स्पीड आ जाएगी तुम्हें इस क्वेश्चन को, जहां से चैप्टर शुरू होता है वहां से आगे बढ़ने में। देखें जैसे अगर हमारे पास लिखा है CO2 करके, डिफरेंट बुक पढ़ोगे तो ये सेम चीज कैलकुलेट करने के फॉर्मूले लिखे होते हैं बड़े बड़े, और कोई फॉर्मूला जैसा है नहीं, बस तुम्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता हो हमारे काम बन जाते हैं। बार बार क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या क्वेश्चन है अपना।
हमसे पूछेगा जो सेंट्रल एटम है ना, जो इनके स्ट्रक्चर अगर पढ़े तो जो सबसे सेंटर पे बैठे हों उसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने लोन पेयर हैं। तो एक तो तरीका है कि तुम भैया इनके स्ट्रक्चर याद रखो, फिर तो आराम से काम बन जाते हैं। और क्योंकि सबके स्ट्रक्चर हमें पता नहीं होते उनके घर में कैसा बॉन्ड है, CO2 तो बड़ा प्यारा सा है ऐसे स्ट्रक्चर में, तो एक तो तुम बढ़िया स्ट्रक्चर से बता सकते हैं कि कार्बन के पास वैलेंस ये है सेंट्रल एटम, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, और क्या चारों बॉन्ड में नहीं चले गए, तो क्या कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा, भाई 4 थे, चारों ने बॉन्ड बना लिया, तो बोलेंगे चारों तो चले गए, कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर बचा क्या, जब कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो पेयर में क्या बचा, कुछ नहीं। तो सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर, तो बोलेंगे 0। और सिग्मा बॉन्ड कितने, डायरेक्शंस, सिग्मा को बोलते हैं नंबर ऑफ डायरेक्शंस, तो सेंट्रल एटम के पास कितने डायरेक्शंस बने, 2, एक इस डायरेक्शन में बॉन्ड है, एक इधर, तो एक इधर सिग्मा होगा, एक इधर सिग्मा, तो सेंट्रल एटम के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है। इसी को बिना स्ट्रक्चर से करना हो तो फिर कैसे करें, बिना स्ट्रक्चर से भी काम बन जाते हैं, क्योंकि वही हमें सीखना है, बार बार स्ट्रक्चर थोड़ी ना बनाते हैं। ये जो नंबर दिए होते हैं ना यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द टाइम यही नंबर हमारे सिग्मा बॉन्ड्स हो जाते हैं सेंट्रल एटम के पास। तो यहाँ 2 लिखा है तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब जैसे ये लिखा होता है SO3 तो फिर वहां सल्फर के पास 3 सिग्मा हो जाते हैं, अगर ये लिखा होता है XCF4 तो फिर वहां 4 सिग्मा हो जाते हैं। अब हमें बस ये काउंट करना है इसके पास लोन पेयर कितना है, तो हम ऐसे देखते हैं भैया कार्बन के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और कार्बन ने बॉन्ड किससे बनाया है, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से पूछो तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो भैया ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 वाले होते हैं, सल्फर वाली फैमिली के, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अब इनके पास 6 पहले से हैं। सेंट्रल एटम को ऐसे समझो जैसे वो किसी को कुछ इलेक्ट्रॉन देने जा रहा है, तो जो साइड में एटम है उनको ऐसे समझो जैसे वो भिखारी जैसे हैं। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, अब इनको कितना और इलेक्ट्रॉन दे दें तो इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो बोले 6 हैं, 2 और चाहते हैं, तो कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा ऑक्सीजन। ऐसे कितने ऑक्सीजन है, 2, तो हर एक ऑक्सीजन 2 मांगेगा, तो दोनों ऑक्सीजन मिलकर चारों इलेक्ट्रॉन मांग लेंगे, तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या, बोलेंगे देखो भाई कार्बन के पास 4 थे और ऑक्सीजन के पास 6, तो ऑक्सीजन तो साइड में है, सेंटर में तो है नहीं, तो वो सेंट्रल एटम से मांगेगा भैया दीजिए अब तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बोलेगा मेरे पास 6 हैं और तुम 2 और दे दो तो हमारे पेट भर जाए। तो हर एक ऑक्सीजन कार्बन से 2 मांगेगा और 2 ऑक्सीजन है तो हमसे 4 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन लेकर चले जाएंगे, तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं इसके पास, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो कोई पेयर भी नहीं बचा, तो कोई लोन पेयर नहीं। एक एग्जाम्पल से सीख जाओ तो अब तक PhD हो गई होती तुम्हारी। देखो कैसे कर रहे हैं, CO2 में तो हमने जैसे भी लिखा 2 सिग्मा 1 0 लोन पेयर, किसके पास लिख रहे हो, क्या टोटल पूरे स्ट्रक्चर में ढूंढ लें लोन पेयर, केवल सेंट्रल एटम के पास, जो सेंटर में एटम है उसके पास कितने हैं। डिस्टर्ब करने से बचेंगे भाई, ऐसे बैठे हैं कि लगे कि पढ़ने के लिए बैठे हैं। इतना सीरियसली बात करना होता है कुछ लोगों को कि सांपों जैसा एक दूसरे के बिल्कुल पता नहीं कौन सा डांस कर रहे होते हैं। आइए देखिए इनके पास, या चलो मैं ऐसे ले लेता हूं XeO3, सेंट्रल एटम ढूंढना, बस आंखें थोड़ी थोड़ी काम करें ढूंढ पाओगे, जो कम हो वो सेंट्रल एटम बन जाते हैं। तो जेनॉन सेंट्रल एटम है, हमसे कोई पूछे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं इसके पास, तो 3 ऑक्सीजन लगे हैं तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। रही बात लोन पेयर की, तो हमें कैसे काउंट करना है वही बता रहे तुम्हें कि जेनॉन के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो नोबेल गैस है ग्रुप 18 वाले, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8, तो बोलेंगे जेनॉन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन के पास कितने 6, तो 6 तो पहले से ही है, उसे और कितना चाहिए 2, तो ऑक्सीजन की डिमांड है 2 और 3 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितनी डिमांड हो गई 6, तो 8 थे और 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ने मांग ले गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गया जेनॉन के पास 2, ये वही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बच गए, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 बच गए तो पेयर में कितना हो गया, तो पेयर में 1 हो गया, वही 1 लोन पेयर बन गया। सीखने में भले तुम्हें थोड़ी मेहनत लगे, एक बार सीख जाओगे तो बहुत आराम से मन में दौड़ते हैं ये, क्योंकि सेम ही बाहर वाले एटम घूमते रहेंगे अपने पास।
तो जेनॉन के पास 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर है। ध्यान रखना ये इस बात का आंसर नहीं है कि इसके पास टोटल लोन पेयर कितने हैं। टोटल लोन पेयर तो पूरे स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा, सारा स्ट्रक्चर आना चाहिए, हर एटम से पूछना पड़ेगा। ऑक्सीजन बताओ तुम्हारे पास कितने लोन पेयर हैं, जेनॉन बताओ तुम्हारे पास कितने लोन पेयर हैं। ये तो केवल सेंट्रल एटम की कहानी है, ये पूरा चैप्टर इसी सेंट्रल एटम के ऊपर है। ऐसे पूछा हो तो समझ लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछा है, तो वो किसी का भी स्ट्रक्चर तुमसे चाहता है, पूरी इनऑर्गेनिक में किसी का भी स्ट्रक्चर बना के हम टोटल लोन पेयर देख सकते हैं। ये पूछने का मतलब सेंट्रल एटम चेक करना, वो अपने यहाँ के काम के हैं। अब जैसे मैं इसमें देखना चाहूं, ध्यान से देखेंगे भाई, SO2 में चेक करना चाहें, सल्फर के पास कितने सिग्मा कितने लोन पेयर, सीख जाने ये पूरे चैप्टर में फिर मुंडी हिलाओगे और ये फिर सब गड़बड़ काम होगा। जितने स्पीड में ये सीखोगे ये पूरा चैप्टर ही उतने स्पीड में चलेगा। सल्फर के पास 2 नंबर दिख रहे हैं ना बाहर, मतलब इसके पास 2 सिग्मा है। अब रही बात लोन पेयर कितने हैं, उसी के लिए तो मेहनत करनी है। तो पूछो सेंट्रल एटम तुम्हारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, तो सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, और ऑक्सीजन कितना मांगता है पेट भरने के लिए 2, तो 2 ऑक्सीजन कितना मांगेगा 4, तो 4 चले गए तो बचा 2 इलेक्ट्रॉन, तो पेयर में कितना 1, तो 1 लोन पेयर। तो SO2 में सल्फर के पास 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। ऐसा करने से हम स्ट्रक्चर बनाने से बच जाते हैं। ऐसा ये नहीं कि हमें स्ट्रक्चर नहीं आएगा भाई, स्ट्रक्चर तो किसी का भी बना पाएंगे हम लोग। अब यही चीज अगर प्लस माइनस करके लिखा हो, जैसे ऐसे लिखा हो NO2 माइनस, तब तो स्ट्रक्चर बनाने में और दिक्कत आएगी आगे चल के। इसीलिए हम ऐसे देखने की कोशिश कर रहे हैं जहां स्ट्रक्चर का काम ही नहीं है। तो हम फिर से वहीं पे जाएंगे, 2 नंबर दिख रहा है 2 सिग्मा हो गए। अब नाइट्रोजन से पूछो तुम्हारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने भैया, ये नेपाल पाकिस्तान वाले सब भिखारी इसमें, ये ग्रुप नंबर 15 के थे ना, इनके सबके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे। माइनस लगाए तो माइनस को सेंटर का ही मानना, रियल में सेंटर पे हो ना हो वो तो स्ट्रक्चर से पता चलेगा, लेकिन जो भी चार्ज दिया हो जब भी इस तरीके से तुम सॉल्व करो तो उसे सेंटर का चार्ज मानना। तो बोलेंगे भाई 5 होते हैं लास्ट में, माइनस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर गेन किसको कराएं सेंटर को। तो नाइट्रोजन के पास टोटल हो गए 6, और एक ऑक्सीजन की डिमांड 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 ऑक्सीजन की डिमांड 4 की, तो भैया 6 में से 4 चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब एक पेयर बच गया, वही एक पेयर लोन पेयर बन गया। तो NO2 माइनस में कोई पूछेगा सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के पास कितने सिग्मा कितने लोन पेयर, तो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। और ये बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ने कैसे कैसे बॉन्ड बना रखे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है स्टार्टिंग में इस चैप्टर के हम सारे स्ट्रक्चर याद करना शुरू करें, धीरे धीरे बन जाएंगे अपने पास। इनके पास देखो ये चीजें बिना कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, एक बार बस तुम करने लगो एक प्रोसेस जैसा मन में बैठ जाएगा, बस तुम करने को ट्राई नहीं करोगे एक भी बार तो फिर तो नहीं बनेगा भाई, फिर फॉर्मूले का इंतजार करना चैप्टर में। फिर वो 4 नंबर दिख रहा है ना, तो 4 तो सिग्मा हो गए। लोन पेयर कितने हैं सोचो, सल्फर के पास 6 होते हैं, 2 माइनस का मतलब 2 गेन हो गया, तो 6 थे 2 और गेन कर लिया तो 8 हो गए, और हर एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन मांगा तो 4 ने कितना ले लिया 8, कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं तो कोई लोन पेयर भी नहीं बचा। तो स्ट्रक्चर चाहे जैसा हो लेकिन सल्फर के पास 4 सिग्मा 0 लोन पेयर होंगे। बस ध्यान रखना कई बार जोश जोश में लोग इसी को टोटल लोन पेयर आंसर दे आते हैं, ये तो केवल सल्फर की कहानी है। टोटल लोन पेयर पूछोगे तो पूरा स्ट्रक्चर चाहिए होगा, हर बंदे से पूछना पड़ेगा। फिर इसमें बनाइए ClO2 माइनस, Cl के पास कितने सिग्मा कितने लोन पेयर, इस चैप्टर का आगे हर एक ऊर्जा पुर्जा यहीं से शुरू होगा कि पहले सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर देखिए फिर आगे कुछ और।
कुछ लोग बस केवल अपने मम्मी पापा को ये दिखा रहे हैं चेहरा कि हम पढ़ रहे हैं, और 2 साल बाद बस बोल देंगे पढ़ रहे थे, क्योंकि जो ट्राई करने का काम आ रहा है उसमें बस केवल मुंह दिखा रहे हैं लोग। कितना दिख रहा है इधर 2, तो 2 सिग्मा हो गए इसके पास। अब लोन पेयर कितने, अब भैया सीएल है, सीएल से पूछो तुम्हारे लास्ट में कितने, तो ग्रुप नंबर 17 का है 7 होते हैं, और -1 तो एक और गेन हो गया 8, और 2 ऑक्सीजन लगे हैं तो 4 ले लिया उन्होंने, हर एक ऑक्सीजन ने 2, तो 2 ऑक्सीजन ने 4, तो 8 में से 4 चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो लोन पेयर कितना, ये लोन पेयर का नंबर कभी भी 3 से बड़ा नहीं आएगा किसी के पास। मतलब कभी कभी जोश जोश में तुम 4 ही लोन पेयर बोलाओगे कि 4 बना तो 4 लोन पेयर, ऐसा ध्यान रखिएगा 3 से भी बड़े नहीं आते कभी, मैक्सिमम 3 आएगा किसी के पास। इसमें बनाइए IO4 माइनस, बनाने को कोशिश करें, ये रिक्शे वाले भी सीख जाते हैं, और तुम तो तब भी इतने दिन से पढ़ रहे हो। देखते नहीं हो लोग कैसा कैसा मोटिवेशनल वीडियो बना के डालते हैं, मोबाइल फैन बेचते बेचते डॉक्टर बन गया बंदा, रिक्शे चलाते चलाते डॉक्टर हो जाते हैं। हो गया 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। अबे सिग्मा बॉन्ड तो क्या ये रिक्शा वाला नहीं बता पाएगा भैया। अब आयोडीन क्लास में 7 एक और आ गया 8, और 4 ऑक्सीजन है तो 8 ले गए, कुछ बचा नहीं तो कोई लोन पेयर नहीं, सिंपल। इसी के लिए बहुत गधे लगते हैं लोग जो फॉर्मूले लिख करके आंसर निकालते हैं। हमें नहीं लगता इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, बस तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर पता हो, ना हमें स्ट्रक्चर चाहिए ना कोई फॉर्मूला। वो फॉर्मूला तभी तुम्हें लगेगा, अब हो सकता है कुछ, अब जिनका दिमाग ही चूरन होगा उनको फॉर्मूला ही अच्छा लगेगा। आइए इनके लिए बनाएं, कहीं भी लगा सकते हो ये NN2 माइनस, इसे बोलते हैं एजाइड आयन। हो गया, कितने सिग्मा कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर। आए देखे पगलाए हैं लोग, है 2 सिग्मा तो पक्का है। अब रूल लगाओ, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस मानेंगे, तो नाइट्रोजन क्लास में कितने 5, और एक माइनस है तो और हो गया 6, वे टोटल हो गए अब 6। अब सामने मांगने वाला भी तो नाइट्रोजन ही है, तो उसके लास्ट में भी तो 5 होगा, उसको फिर कितना चाहिए पेट भरने के लिए 3, और 2 नाइट्रोजन है, तो भैया फिर सारे के सारे लूट ले जाएंगे, तो कुछ बचेगा नहीं, तो कोई लोन पेयर नहीं। ये नाइट्रोजन के लास्ट में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी डिमांड 2 थोड़ी ना है, वही अभी अभी बोल रहे हो नाइट्रोजन क्लास में 5 होते हैं, एक और आया तो 6 हो गया, लेकिन सबके पास 6 नहीं हो गए, वो तो केवल सेंट्रल एटम के पास 6 हो गया। ऐसा ना समझ लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आया और तुमने सबको दे दिया, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो आया एक और हो जाएगा 3, ये कोई महाभारत थोड़ी ना चल रहा है, वहां एक एरो आया और 3 बन गए। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन आया वो सेंटर पे आया, तो 5 और 1 6 हो गए, और जो सामने वाला बंदा है वो भी सेंट्रल एटम के पास नाइट्रोजन ही है, 5 होते हैं और वो 3 मांगेगा, 2 नाइट्रोजन है तो 6 मांगेगा, और सब चले गए 0 लोन पेयर। इसको थोड़ा अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा, एग्जाम वालों को बहुत पसंद है, ऐसे पूछते हैं मिला के। आगे कभी फॉर्मूले सीखोगे तो इसमें फॉर्मूले ही नहीं लगा पाओगे। N3 माइनस बोलते हैं एजाइड आयन, बहुत फेमस आयन है, पढ़ते भले इसको बॉन्डिंग में है, मिलेगा हमें ऑर्गेनिक में खूब। एजाइड आयन N3 माइनस, जब भी कभी ऐसा चेहरा हो कि तुम्हें सेंटर और पता नहीं है साइड में कौन, अब सब तो नाइट्रोजन ही है, तो एक नाइट्रोजन सेंटर पे रख लो, सबको अलग कर लो, ऐसे सॉल्व कर लो, यही तो किया हमने। ये जो NN2 माइनस लिखा था वो यही तो था, टोटल मिला के 3N। आइए अच्छा इसमें देखिए,
ऐसे कई चेहरे होते हैं, तो मैं सब दे देता हूं तुम्हें। जैसे क्वेश्चन हो I3 माइनस पे, ये बताइए कितने सिग्मा कितने लोन पेयर। I3 माइनस, अगर तुमने रिडॉक्स वाले चैप्टर में टाइट्रेशन जो वर्ड तुम्हें लिखाया था एनसीईआरटी बेस्ड, उसका थर्ड पॉइंट याद हो, वहां बताया था ये। कितने सिग्मा, अब इसको ऐसे देखोगे तो 3 सिग्मा बोल दोगे। अरे पहले सेंटर, इनको ऐसे लिखो कि तुम्हारे शॉर्टकट जैसे लगे। पहले तो एक सेंटर एटम अलग करो, फिर 2 आयोडीन बचे, वैसे लिख लो II2 माइनस। अब बोलेंगे 2 सिग्मा हो गया। अब लोन पेयर देखें, आयोडीन क्लास में 7 और एक और आ गया 8। अब यूज कितने होंगे, साइड में भी तो आयोडीन है, तो आयोडीन क्लास में तो 7 है, तो मांगेगा कितना पेट भरने के लिए, 1। तो 2 आयोडीन कितने मांगेंगे, 2 है भाई। आयोडीन सेंटर है, एक आया तो सेंटर पे आ गया 8। अब जो साइड में आयोडीन है उसके लास्ट में तो 7 ही है, एक चाहिए पेट भरने के लिए, 2 आयोडीन को 2 चाहिए। हे अगर तुम्हें याद रखना हो, ऐसे सिंपल होते हैं। ऑक्सीजन की डिमांड 2 इलेक्ट्रॉन की, और जो हैलोजन है वो अक्सर एक ही इलेक्ट्रॉन की डिमांड करते हैं, क्योंकि उनके पास 7 तो पहले से ही होते हैं। तो 2 हैलोजन थे तो 2 की डिमांड हो गई, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो कितने लोन पेयर, तो 2 सिग्मा 3 लोन पेयर हो गया। लेकिन क्या ये टोटल लोन पेयर है भैया, ये तो केवल सेंट्रल एटम की कहानी है। टोटल चाहिए फिर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसमें चेक करो, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं और एक बार नहीं मिलते, बार बार मिलते हैं। जैसे ओजोन में बताओ, देखिए ट्राई करें। टू सिग्मा एक लोन पेयर भैया O3। अब इसको ऐसे लिखो कि तुम्हें लगे भैया कि अपने शॉर्टकट वाले हैं OO2। तो अब 2 सिग्मा हो गए। अब ऑक्सीजन क्लास में 6 और 2 ऑक्सीजन साइड में है, तो 4 यूज हो गए। ऑक्सीजन सेंटर पे भी है, ऑक्सीजन साइड में भी है, तो ऑक्सीजन इसके पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, और साइड में ऑक्सीजन लगे हैं तो वो मांगेंगे, 2 ऑक्सीजन लगे हैं तो 4 मांग लेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा और एक लोन पेयर। मेन कहानी लोन पेयर सीखने की है, सिग्मा बॉन्ड तो निकालना सीख ही रहे होगे, और लोन पेयर निकालने का तरीका यही है कि हम पूछें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सेंटर के पास, तो 6। फिर पूछो साइड में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6, वो भी ऑक्सीजन ही था, और उसकी डिमांड है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 ऑक्सीजन की डिमांड 4। ये तो इलेक्ट्रॉन हो गए डिवाइडेड बाई 2, तो बनेगा लोन पेयर। बार बार यही तो कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन आ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर नहीं बोल दे रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आया तो एक लोन पेयर बोल रहे हैं। इसमें देखो, बहुत सारे लोग होते हैं इसी चेहरे में। I3 प्लस, ऑक्सीजन साइड में हो तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया करो, हैलोजन साइड में हो तो 1। क्या बन गया, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। अब भैया इनको ऐसे लिखिए II2 प्लस जैसा, तो पता चलेगा 2 सिग्मा हो गया। और लोन पेयर चेक करें, अब आयोडीन क्लास में 7 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो 7 में से 1 चला गया, तो 6 बचे। अब 2 आयोडीन लगे हैं साइड में, तो उनकी वजह से भी तो 2 चला गया, तो टोटल कितने हो गए, 4। 4 बचे, तो लोन पेयर कितना, 2। अगर तुम ऐसे नहीं करना चाहोगे तो फिर तुम्हें बार बार स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेंगे, और सबके करेक्ट स्ट्रक्चर याद हो वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो झमेला कर देते हैं। चलिए, अच्छा इन सबको थोड़ा नोट भी कर लीजिएगा अलग से, ये दोनों थोड़े ज्यादा फेवरेट हैं एग्जाम वालों के। I3 माइनस I3 प्लस, इनके स्ट्रक्चर हम तुम्हें दे भी देते हैं, ये हमें आगे मदद करते हैं, थोड़ा ध्यान रख लेंगे। अब मैं चाहता हूं तुम इसमें काउंट करो टोटल लोन पेयर।
दोनों में ही टोटल लोन पेयर कितने हैं। ये जो तरीके से आंसर निकाल रहे हैं, बार बार ध्यान रखेंगे आंसर निकाल किसका रहे हैं, नहीं तो वो लोन पेयर पूछेगा टोटल, तब भी तुम यही बोलाओगे सेंट्रल एटम का। तो अब यहां सेंटर वाला तो वो फॉर्मूले से आ ही जाएगा, और चाहो तुम कैलकुलेट कर लो। देखो अब आयोडीन क्लास में 7, एक आ गया 8, दो चले गए बॉन्ड में, तो 8 में से 2 चले गए तो 6 बचे, तो पेयर में कितने बच गए 3, वही 3 हो गया लोन पेयर। उधर उससे पूछो 7 होते हैं, एक चला गया बॉन्ड में तो 6 बचा, और 6 बच गए तो 3 लोन पेयर हो गए। यहां पर देखोगे तो भैया फिर से 7 होते हैं, एक बॉन्ड बने में चलाएगा, और तो बच गए अपने पास 6, तो 3 लोन पेयर, सबके पास 3 लोन पेयर हैं, तो टोटल कितने हैं 9। ईच आयोडीन एटम, सबके पास 3-3 मिल गए भाई। वही यहां पर चेक करो तो सेंटर पे 2 हो गया, अभी जो तुमने तरीके से निकाला, या ऐसे निकाल लो, आयोडीन क्लास में तो 7 होते हैं, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो 7 में से एक चला गया तो बच गए 6, 6 में से 2 चले गए बॉन्ड बनाने में तो बच गए 4, 4 जो बचे वो 2 लोन पेयर हो गए। यहाँ 7 है, एक बॉन्ड में चले गए तो 6 बच गए, 3 लोन पेयर। वहां 7 है, एक बॉन्ड में चले गए, 6 बच गए तो 3 लोन पेयर। तो 3 3 तो वही है, बीच में 2, तो टोटल कितने लोन पेयर हो गए 8। बड़े प्यारे स्ट्रक्चर है, इसमें टोटल लोन पेयर पूछते हैं। पहली बार तो इस टाइप का क्वेश्चन 2018 में आया था, लोग जोश जोश में देकर आए थे 3 आंसर, दिखाने भी लाए थे बढ़िया। पहले एक ही पेपर होता था, ऐसे मेला नहीं लगते थे, तो एक पेपर की बड़ी वैल्यू थी। अभी सुबह का पेपर डिस्कस करो, शाम तक नया आ जाता है, शाम का डिस्कस करो अगले दिन सुबह फिर से, इसलिए अभी तो जेई वाला पेपर डिस्कस करने में मजा नहीं आता। एक पेपर कराओ तो ठीक लगता है, ऊपर से वो बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो तो मजा ही आ रही, कुछ भी पूछ लेते हैं। इवन एक बार उन्होंने कोर्ट में यही बोला भी कि अब इतने क्वेश्चन है नहीं हमारे पास, इसीलिए कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले 30 पूछते थे, अभी केवल 25 ही। किसी दिन 10 ही क्वेश्चन में उठ 20 खेल रहे हैं। उनका यही एक्सक्यूज था, भैया इतना पेपर कराते हो, इतना क्वेश्चन बनाना पड़ता है, एक चैप्टर से कितना अच्छा क्वेश्चन बना दे भाई। इसीलिए वो एक पेपर अगर पता चल जाए जेई का, तो उनके 3-4 पेपर के सेट वैसे ही होते हैं, जो पहला सुबह सुबह एग्जाम देने गया शाम को भी वैसे ही मिलेगा, बस क्वेश्चन का डेटा थोड़ा इधर उधर। या तुम पीवाईक्यू देखते हो तो देखो उसी सेट के कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, उसी टाइप वाले क्वेश्चन दे देते हैं वो। भाई उनको पेपर भी तो सेम लेवल का करना पड़ता है। आइए, अच्छा तो यहाँ बड़ा फेवरेट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि बताइए I3 माइनस में टोटल लोन पेयर, और वो एक ऑप्शन सेंटर वाला दे ही देते हैं, तो कंफ्यूज ना होना, टोटल पूछा है तो सब बताना पड़ता है। लो इन सब में देखो, अब मैं इधर लिस्ट दे रहा हूं, तुम फटाफट दिमाग लगाओ। सब में सेंट्रल एटम पे सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर निकालिए। नहीं नहीं, टोटल तो भूल ही जाइए, मैंने पहले बताया ये टोटल इस चैप्टर के पार्ट के हैं ही नहीं, लेकिन क्योंकि लोन पेयर इधर ही देखते हैं तो लोग यहीं से जय माता दी कर देते हैं। देखो इन सारे सेंटर पे कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने लोन पेयर, देखें चंगू मंगू जुटे हैं कहीं बिजी होने में। आंसर निकालें भाई, डाउट सुनने के लिए तैयार ना रहें। लोगों ने क्या कर रहे हैं, पूरा बोर्ड फिल कर दिया, तुम्हें एक तो नोट करना चाहिए। नहीं उतने टाइम में तो हम कुछ एक दूसरे से बात कर सकते हैं।
मेहनत करिए, एक्टिंग तो तुम करना जानते ही हो। सब में यही चेक करना है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। हो गया। इस चैप्टर में ये करते करते हमें याद हो जाएंगे ये सब डेटा। हो गया। आओ देखो, देखते हैं, चेक करते हैं। अब अभी जितने भी केस मैंने दिए हैं साइड में, या तो हैलोजन है या फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तो 2 इंटू करके माइनस करना है, हैलोजन हो तो 1 ही इंटू करके माइनस करना है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन मांगते हैं, हैलोजन 1। और लोन पेयर वाला कैलकुलेशन इतना टफ नहीं है कि हम लिखें, कोशिश करो उसे मन में ही बना लेने की। मैं यहाँ चाहता हूं तुम स्पीड दिखाओ। इस चैप्टर में हर दिन हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज जैसे ये पढ़ रहे हैं, अगले दिन चलेंगे तो ये प्लस अगला काम कुछ हो रहा होगा। तीसरे दिन जाओगे तो 1 2 3 सब आपस में एसोसिएट करके आएंगे। तो थोड़ा जान लगाइए। क्या पहले वाले में 4 सिग्मा 2 लोन पेयर नहीं, फिर 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर और 6 सिग्मा 1 लोन पेयर। नहीं हो गया ऐसे? सबके साइड में हैलोजन थे, तो जितने हैलोजन है उतने माइनस करते जाओ, सिंपल। और मन में तो दिख जाए। अब जेनॉन के लास्ट में 8 होते हैं, 4 माइनस हो गए, 4 बचे, 2 लोन पेयर। आयोडीन क्लास में 7, एक माइनस है तो फिर एक और गेन कर लिया, 8। 8 में से 2 यूज हो गया तो 6 बच गए, 3 लोन पेयर। ऐसे यहां पर 7 होते हैं, एक का लॉस कर दिया तो 6 हो गए, 6 में से 4 यूज हो गया, 2 बच गया, 1 लोन पेयर। सेम यहां पर 8 होते हैं, 2 चले गए, 6 बच गए, 3 लोन पेयर। 8 होते हैं, 6 चले गए, 2 बच गए, 1 लोन पेयर। नहीं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए हैं उन्हीं को पेयर में बोल दें, उसी का नाम है लोन पेयर। ये बन पा रहा है कि नहीं? वे इतना भी टफ नहीं है कि हमें। यहां पर देखो तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, 6 सिग्मा 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर और 6 सिग्मा 0 लोन पेयर। 4 6 4 6 ऐसे था ये। लास्ट वाला जो है एस बी, इसे ढूंढना ना पड़े। ये नेपाल पाकिस्तान वाली फैमिली से ही तो है, सब भिखारी वाले। ग्रुप नंबर 15 वाले, इनके लास्ट में 5 और एक माइनस से तो गेन कर लिया 6, सारे यूज हो गए। यहां पर 6 सिग्मा 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर और 3 सिग्मा 0 लोन पेयर। नहीं बन गया? आओ इन पे देखो।
चेक करते जाएंगे भाई। देखो हो गया। हम अगले 10 दिन पढ़ेंगे तो ये 10 दिन हमें बार बार मिलेंगे, यही सारे मॉलिक्यूल्स। बार बार वही ग्रुप नंबर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल की तो मदद है इसमें। ये चैप्टर और क्लास 12 में इसी का एक बड़ा भाई मिलेगा, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोनों मिलके एडवांस में हर साल इतना नंबर लाते हैं कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ निकल जाए हर साल। SC ST के तो छोड़ ही दो, उनके कट ऑफ तो एक ही दो क्वेश्चन से हो जाते हैं। मैं जनरल वालों की बोल रहा है, इसीलिए बहुत स्कोरिंग है, बहुत क्वेश्चन लेकर आते हैं ये चैप्टर। कुछ कुछ चैप्टर हैं तो जो एडवांस वाले कितने साल एक भी क्वेश्चन ही नहीं पूछते। जैसे मोल कॉन्सेप्ट उठा लो, कभी नहीं पूछते वो डायरेक्ट मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगा देंगे उसमें। हो गया होगा भाई। ये चैप्टर पढ़ने में लोगों को बहुत मजा आता है, उनको लगता है कि अब तो एडवांस निकल ही जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ाता ही मैं ऐसे तुम्हें थ्योरी दूंगा ही नहीं जब फालतू का। हो गया। देखो लोग काफी थक गए हैं। ये वाले क्वेश्चंस में इनको मिला करके आंसर दीजिएगा, इनको मिला करके, इनको मिला करके। ये जो बीच में जेनॉन के साथ ऑक्सीजन और फ्लोरीन लगे हैं, इनको बोलते हैं जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। सब जेनॉन से ही ऑक्सीजन भी लगा होता है, फ्लोरीन भी लगा होता है। इनका तो पूरा चैप्टर कभी ये सब बना रहे होगे तुम इनऑर्गेनिक में। आओ तो ये तो कर लिया होगा 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। हाइड्रोजन तो एक ही मांगेगा ना। यहां पर 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। यहां सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लास्ट में होते हैं 6, लेकिन प्लस हो गया तो एक चला गया, 5 बच गए। और 5 में से 3 यूज हो गया H की तरफ से, तो 2 बच गए, 1 लोन पेयर, तो ये बन गया 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। नहीं हुआ। CH3 माइनस, अब भैया 3 सिग्मा तो हो ही गया। अब कार्बन के लास्ट में होते हैं 4, माइनस का मतलब एक और आ गया, हो गया 5। 5 में से 3 यूज हो गए, 2 बच गए, 1 लोन पेयर। जो बच गए वो लोन पेयर नहीं, वो तो पेयर हैं। IO2 माइनस तो कर लिया होगा, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। नाइट्रोजन के लास्ट में कितने, 5, प्लस का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब प्लस करे तो फिर केमिस्ट्री में हो गया माइनस। 5 होते हैं, एक चला गया तो 4 बच गया, तो 4 के चारों हाइड्रोजन लेकर चले गए, तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। ये वाले तो बहुत आसान होते हैं, तुम चाहो इनके स्ट्रक्चर बना लो, ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर में भी होते हैं। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड। अगर ये वाले स्ट्रक्चर भी बना लो तो कोई दिक्कत ना हो। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सब जेनॉन से ही बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां देखोगे 4 डायरेक्शन में बॉन्ड बने हैं, तो 4 सिग्मा हो गए। और जेनॉन के लास्ट में 8 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 चले गए, 2 बच गए, मतलब 1 लोन पेयर। ये तुम शॉर्टकट भी लगाते तब भी आ जाता कि जेनॉन के लास्ट में 8 होते हैं, 2 ऑक्सीजन ने 4 ले लिया और 2 फ्लोरीन ने 2 ले लिया,
तो अल्टीमेटली 6 चले गए, 2 बच गए, 1 लोन पेयर। अगर हम डायरेक्ट करना चाहते तो ऐसे करते 2 + 2 4 सिग्मा हो गया, और जेनॉन के लास्ट में 8 होता है, 2 ऑक्सीजन ने 4 ले लिया, 2 फ्लोरीन ने 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 लोन पेयर। तो समझ नहीं आ रहा है भाई इतना। 4 और 1 5 सिग्मा, इसके लोन पेयर 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और 4 फ्लोरीन सिंगल। फ्लोरीन डबल बॉन्ड नहीं बनाते कभी, इनकी वैलेंसी हमेशा के लिए 1 होती है। जो तुमने ऑक्सीडेशन नंबर में लिखा था, फ्लोरीन ऑलवेज शोज -1, वही ऑक्सीडेशन नंबर ही बहुत जगहों पर वैलेंसी होते हैं। अब सोचो जेनॉन के लास्ट में 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 चले गए, 2 बच गए, 1 लोन पेयर। सेम यहां पर 1 ऑक्सीजन है, उसे डबल बॉन्ड बना दीजिए, 2 फ्लोरीन है, उसे सिंगल बॉन्ड। अब जेनॉन के लास्ट में फिर से वही 8 होते हैं, 1 2 3 4 चले गए, 4 बच गए, मतलब 2 लोन पेयर। और कितने सिग्मा? 1 ऑक्सीजन, 2 फ्लोरीन, 3 सिग्मा, 2 लोन पेयर। और HCO3F2 इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 + 2 5 सिग्मा। लोन पेयर के नाम पे कुछ मिलेगा नहीं। 3 ऑक्सीजन ने 6 मांगा होगा, 2 फ्लोरीन ने 2 मांगा होगा, सब मिलाकर के 8 हो गए, खत्म। इसमें देखोगे तो ये तो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर। ये सेलेनियम समझ रहे हो, ऑक्सीजन फैमिली वाला, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो इनके लास्ट में 6 होते हैं, 2 आ गए तो 8 हो गए, और 8 में से 4 ही यूज हुआ, तो 4 बच गया, 2 लोन पेयर। फॉस्फोरस में 5 होते हैं, 3 चले गए, 2 बच गए, 1 लोन पेयर। बिस्मथ भी नाइट्रोजन फैमिली का ही होता है, 5 होते हैं, 3 यूज हो गए, 2 बच गए, 1 लोन पेयर। और गैलियम तो बोरॉन फैमिली के होते हैं, 3 ही है, 3 ही यूज हो गए। और ये तो सिंपल ही था, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, क्या ही लिखें। ये थोड़ा प्यारा है, इसे अलग देखेंगे। यहां 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, माफ करेगा 0 लोन पेयर। यहां पर देखोगे तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। ये N2O याद करें, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस, जो जिंदगी में तुम्हें बहुत जरूरत है तुम्हें। इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा लाफिंग गैस का, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो थोड़ा इसमें अजीब होता है। ऐसे तुमने गलती से भी सही किया होगा, रूल लग जाता है इसमें। अगर तुमने रूल से आंसर निकाला होगा तो सही ही निकाला होगा। अगर तुमने 2 सिग्मा 0 लोन पेयर निकाला हो तो सही निकाला है, लेकिन स्ट्रक्चर जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये सही हमेशा सही नहीं रहेगा। लाफिंग गैस ऐसे होते हैं, N2O, ऐसे इनके और भी स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है। अब जाके देखो, नाइट्रोजन क्लास में 5 होते हैं, सेंट्रल एटम कौन है यहां पर? है, ये फॉर्मूला थोड़ा धोखा है, इसमें लगता है ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, और ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम मान के आंसर निकालो तो सही आ भी जाता है, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर। लेकिन रियल में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होते हैं, ये बनते ही ऐसे हैं। तो नाइट्रोजन क्लास में 5, और प्लस का मतलब 1 चले गए तो बच गया 4, 4 ने बना लिए बॉन्ड, तो कुछ बचे नहीं, तो लोन पेयर के नाम पे तो कोई लोन पेयर है नहीं। और सिग्मा बॉन्ड 1 उधर 1 इधर, तो 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा 0 लोन पेयर। चलिए कुछ इसमें लिखेंगे स्पेशल केसेस जिसमें हम हमेशा गलती करेंगे। तो पहला, कहीं अगर ऐसा लिखा हो सॉलिड PCl5, बहुत सजा के लिखिएगा इसे। इनमें कोई रूल लगते नहीं भाई, ये होते ही इसीलिए हैं कि हम गलती कर दें। सॉलिड PCl5, क्योंकि कई बार केमिस्ट्री में हम लोग जो लिखा होता है इंग्लिश वो नहीं देखते, बस फॉर्मूले पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। PCl5 लिखा है, इस पे जाएंगे, थोड़ा देखिएगा। सॉलिड की जगह कुछ और लिखा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहीं साइड में मैं ये भी डाल देता हूं, अगर कहीं लिखा हो गैस PCl5 में, या लिक्विड लिखा हो PCl5 में, वो वही आंसर आते हैं, 5 सिग्मा 0 लोन पेयर। लेकिन यही आंसर अगर हम सॉलिड में बोलना चाहें तो नहीं आते,
अगर लिखा हो गैस वाला PCl5, लिक्विड वाला PCl5, तो जो तुमने रूल सीखा है फास्फोरस क्लास में 5 होते हैं, पांचों यूज हो जाएंगे Cl से, कोई लोन ओन पेयर होगा नहीं, 5 सिग्मा 0 लोन पेयर। तो यहां सही बन जाता है इन दोनों में। यही चीज यहां बोलना चाहें 5 सिग्मा 0 लोन पेयर तो बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि ये ऐसे होते ही नहीं। सॉलिड PCl5 आयनिक नेचर के होते हैं, आयोनिक सॉलिड। और ये अपने एग्जाम के बहुत सालों से फेवरेट रहे हैं भाई, बढ़िया। इनके चेहरे ऐसे दिखते हैं, जिसको हम ऐसा समझ रहे होते हैं वो रियल में ऐसे आयंस होते हैं। PCl4 प्लस PCl6 माइनस, दोनों को मिलाइए, एवरेज लीजिए तो बन जाता है PCl5। जैसे तुम्हें रिडॉक्स में बताया था, ब्लीचिंग पाउडर, कई सारे फॉर्मूले का एवरेज था, ऐसे रियल में इन दोनों फॉर्मूले को मिलाओ तो प्लस माइनस 0 हो जाता है, फॉर्मूले का एवरेज लो तो PCl5 बनता है। तो यहां दो तरीके के फॉस्फोरस होते हैं, एक वो जिसमें 4 सिग्मा 0 लोन पेयर हो, और यहां 6 सिग्मा 0 लोन पेयर। सॉलिड PCl5 contains 2 types of phosphorus atom। हाईलाइट कर पाएंगे इसे, ध्यान रखेंगे, ये वैसे स्पीड में जाने में दिक्कत होती है इन सब में। इसी का बड़ा भाई, अब ये तो खूब गलती करेंगे तभी सीखेंगे। सॉलिड PBr5, सेम फैमिली का ये बंदा। सोचो इसमें क्या होना चाहिए, दोनों आंसर होगा, यही तो बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एक कैटायनिक पार्ट होता है, एक एनायनिक पार्ट होता है। 4 सिग्मा और अगले में 6 सिग्मा, दोनों अलग अलग बोलेंगे। आओ भाई, ये भी सेम तरीके के होते हैं, आयोनिक नेचर के, बस ये इस तरीके के चेहरे बनाते हैं। बिल्कुल सेम होते तो वहीं लिख देते, अलग ना लिखते। PBr4 प्लस और Br माइनस। ये देखो कुछ केसेस हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। अब इसमें लगाओगे शॉर्टकट लग जाएगा, इसमें सोचोगे डायरेक्ट तो वो 5 सिग्मा 0 लोन पेयर लगेगा, जबकि यहां फास्फोरस के पास 4 सिग्मा 0 लोन पेयर होते हैं। सॉलिड PBr5 में कोई पूछे बताइए फास्फोरस के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो वहां पे ध्यान दोगे तो 5 ही आएगा। अब अगर ये तुम्हें याद रह जाए कि ये सॉलिड PBr5 पूछ रहे हैं जो ऐसा होता ही नहीं, आयनिक नेचर का होता है, तो फायदा रहेगा। यही कुछ गलतियों के वाले पार्ट हैं, जो तुम ध्यान रख पाओ तो अच्छा लगे भाई। सॉलिड PBr5 ऐसे इसमें देखिएगा, ये तीनों एक जैसे हैं, इसीलिए तीनों को, और ये हमें मिलेंगे लगभग हर दिन। हर दिन यही 5 केसेस मिल रहे होंगे स्पेशल, हर दिन ये कुछ ना कुछ गलती कराएंगे। सेम तरीके से जैसे वो दोनों सॉलिड में आयोनिक नेचर के थे, ऐसे ये सॉलिड में आयोनिक नेचर के होते हैं, और इनके आयंस होते हैं NO2 प्लस और NO3 माइनस। अब सोचो अगर कोई N2O5 में वैसे डायरेक्ट पूछ भी लेता तो बता भी नहीं पाते, दो दो नाइट्रोजन दिख रहे हैं अंदर। रियल में सेंट्रल एटम एक ही नाइट्रोजन होता है ऐसा। अब यहां नाइट्रोजन होते हैं 2 सिग्मा 0 लोन पेयर के साथ, यहां नाइट्रोजन होते हैं 3 सिग्मा 0 लोन पेयर के साथ। वही नाइट्रोजन क्लास में 5 है, प्लस का मतलब एक चला गया तो 4 बचे, और चारों ने ऑक्सीजन ने यूज कर लिया उसे, 2 ऑक्सीजन 4। ऐसे यहाँ नाइट्रोजन क्लास में 5, एक और आ गया 6, और सारे 6 यूज हो गए, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन 2 मांगेगा, तीनों ऑक्सीजन 6, तो कोई लोन पेयर नहीं। तो यहाँ 2 टाइप के नाइट्रोजन हैं,
एक नाइट्रोजन 2 डायरेक्शन में बॉन्ड बना रहे होंगे और एक नाइट्रोजन 3 डायरेक्शन में बॉन्ड बना रहे होंगे। इन बॉन्ड को बोलते हैं डायरेक्शनल बॉन्डिंग, जो हमें आगे चल के एक बॉन्ड एंगल देंगे। तीसरा केस हो गया ये स्पेशल। चौथा नंबर है, ये 4-5 केसेस हैं, बढ़िया से लिखेंगे। ये सब केसेस अभी तक तुम्हें दिए नहीं, इसीलिए CO2 का बड़ा भाई SiO2, वो रियल में बहुत बड़ा है भाई। ये देखने में तो CO2 बिल्कुल हर सेकंड बचपन से मुंह से निकाल रहे हैं, उड़ के भाग जाता है गैस। वहीं SiO2 की बात करें तो ये एक नेटवर्क सॉलिड होते हैं, सैंड सिलिका पार्ट। बहुत भयंकर स्ट्रक्चर होते हैं इनके, कभी बताया है शायद ये, देखें पुराने जन्म की बातें याद आ रही हैं। नहीं तो ये चैप्टर पढ़ने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, जैसे चैप्टर खत्म होता है खत्म ही हो जाता है, कुछ दिन बाद वो टॉपिक लोगों के दिमाग से खत्म, फिर उल्टा पूछते हैं पढ़ाया भी है ये। भैया ये चलता रहता है ऐसे। ये वो मैसेज है जो कभी कभी लोग घरों पे करते नहीं कि शेयर करिए अच्छा मैसेज आएगा, 5 लोगों को भेजें। तो यहां पर ये वही मैसेज है जो कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहता है ये ऐसे ही। हर सिलिकॉन बोलेगा 4 ऑक्सीजन जोड़िए और हर ऑक्सीजन बोलेगा सिलिकॉन जोड़िए, मतलब ये ऐसे चलते रहेंगे, इनको कब तक बनाएं। अब देखो फिर सिलिकॉन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने लोन पेयर। इस चैप्टर में अगर यही बेसिक सी चीज गलत कर दोगे कि सेंटर पे कैसा स्ट्रक्चर है, तो कुछ भी सही आएगा नहीं। यहां पर तो 2 सिग्मा और 0 लोन पेयर आते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन इनके बॉन्ड में यूज हो जाते हैं। लेकिन क्या यहां सिलिकॉन के पास 2 सिग्मा आएंगे? कितने डायरेक्शन में बॉन्ड बना रहे हैं ये? 4। तो हर एक सिलिकॉन के पास 4 सिग्मा, और ये कार्बन फैमिली के हैं, 4 ही होते हैं, चारों बॉन्ड में चले गए, कोई लोन पेयर नहीं। तो SiO2 में कोई पूछेगा ना कि बताइए सिलिकॉन तुम्हारे पास कितने सिग्मा कितने लोन पेयर, तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। इसमें ये नहीं सोचना शॉर्टकट नहीं लग रहा है, अरे इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला भी नहीं लगने वाला, क्योंकि जैसा वो है वैसा तो फॉर्मूले में है ही नहीं। वहां कहां दिख रहा है SiO2 है, तो फिर फॉर्मूला क्यों दिया SiO2? वो सिंप्लीफाइड वे में ऐसे दिख रहे हैं कि हर एक ऑक्सीजन 50-50 है 2 सिलिकॉन के बीच में, हर एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के बीच में है। तो अगर एक सिलिकॉन का माने तो आधा माने, इसीलिए वो आधे आधे ऐड करिए तो पूरे 2 सिलिकॉन लगते हैं। तो ये रियल में एक नेटवर्क सॉलिड है। जैसे कोई तुमसे फिजिक्स में ये फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट में अगर अपने से पूछ लेता है इसका मोलर मास बताइए SiO2 का, तो नहीं बता सकते थे। है इसका मोलर मास पता ही नहीं, कितने सिलिकॉन है इसके पास, कितने ऑक्सीजन है, तो इसका मोलर मास नहीं आता। उन्हीं को बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड, जिनके मोलर मास ना बता सकें। जिनका मोलर मास बता सकते हैं वो मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये हो गया चौथा केस। 5वां लिखिएगा, इनके ऊपर पूरा चैप्टर है भाई, बहुत प्यारा सा। डाइबोरेन, B2H6। अब कभी इनके ऊपर काफी डिस्कशन होंगे, इनके ये भिखारी फैमिली से होते हैं, ग्रुप नंबर 13 वाले होते हैं ये। बस अभी के लिए इनका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, काफी अजीब से स्ट्रक्चर में होते हैं। डाइबोरेन जैसा अभी तक तुम देख रहे ये बोर्ड पे, ऐसा ही बोर्ड पे रहता है, और इनके 2 हाइड्रोजन एक बोर्ड पे बाहर रिंग बना करके भाग रहे होते हैं और एक हाइड्रोजन बोर्ड के अंदर। तो एक हाइड्रोजन बोर्ड के बाहर और एक हाइड्रोजन बोर्ड के अंदर, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। हाँ ये पूरा एक रिंग है, इसको बोलते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन।
लो तुम्हारे दिमाग में अगर चाहिए कि ये कैसा है तो अब पूछ लेते हैं 2-4 क्वेश्चन से चीजें क्लियर हो जाती हैं। पूरा स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है, सारे हाइड्रोजन एक प्लेन पे नहीं लाई करते। अगर जितने हमने टी टी करके लिखे हैं वो टर्मिनल हाइड्रोजन, वो सब इसी बोर्ड पे हैं। लेकिन जिनको मैंने बी करके लिखा है ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन, एक बाहर एक अंदर, ये पूरा एक रिंग बना रहे हैं ऐसे। बाहर यहाँ बोर्ड पे बोरॉन लगे हुए हैं और बाहर अंदर हाइड्रोजन। लिखो, पहले तो बताओगे फिर बोरॉन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने लोन पेयर? भैया 4 बनाए इसने बॉन्ड, बस 4 हो गए। ये बहुत अजीब सा होता है क्योंकि बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन तो 3 ही होते हैं। हे बोरॉन तो ग्रुप नंबर 13 का है, इनके लास्ट में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बना तो ये लेते हैं 4 बॉन्ड। कभी ये प्रॉब्लम सीखेंगे। और लोन पेयर तो इनसे पूछो नहीं, ये भिखारी लोग पेट ही बलने बहुत है। डाइबोरेन, अब मैं जो छोटे छोटे पॉइंट बोल रहा हूं उसे नोट करते चलेंगे और लिख लेंगे साथ में वो ट्रू या फॉल्स। अगर हम बोलें ऑल टर्मिनल हाइड्रोजन एंड बोरॉन लाइज इन सेम प्लेन, बोलिए ट्रू या फॉल्स? आंखें हैं कि नहीं? सारे टर्मिनल हाइड्रोजन और बोरॉन एक ही बोर्ड पे हैं कि नहीं? इनको बनाने के लिए बोर्ड के बाहर अंदर नहीं जाना है, तो ये बात साफ साफ सही है। सिखाने का यही तरीका है, तुम्हें चीजें गलत करने पे ही सीख पाते हो। ब्रिजिंग हाइड्रोजन एंड बोरॉन लाइज इन सेम प्लेन, बोले भाई ये ट्रू या फॉल्स? फॉल्स बोलने वाले गधे हैं। अब बोले आंसर। हे भाई ब्रिजिंग हाइड्रोजन बाहर है और अंदर है और बोरॉन है बोर्ड पे, ये एक प्लेन नहीं बन रहा है। जरूरी थोड़ी ना बोर्ड ही एक प्लेन होता है, बस एक प्लेन पे होना चाहिए। टर्मिनल हाइड्रोजन को नहीं ला रहे इसमें, केवल ब्रिजिंग हाइड्रोजन और बोरॉन, क्या ये एक रिंग नहीं बना रहे? रिंग प्लेनर ही तो होती है, इसीलिए तो नोट करा रहे हैं, नहीं तो तुम उल्टी करोगे एग्जाम में कहीं। लेकिन टर्मिनल हाइड्रोजन एंड बोरॉन, माफ करेंगे ऐसे लिखेंगे, ऑल ब्रिजिंग हाइड्रोजन एंड ऑल टर्मिनल हाइड्रोजन्स लाइज इन सेम प्लेन। कभी तो गलत होगा कि नहीं? ये गलत बात होती है क्योंकि टर्मिनल हाइड्रोजन बोर्ड पे बैठे हैं और ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोर्ड के बाहर, उनको मिला के सबको एक प्लेन नहीं बना सकते कि सारे टर्मिनल और ब्रिजिंग हाइड्रोजन मिलके एक प्लेन बने, वो ऐसा नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि छोटा छोटा पार्ट बोले तो प्लेनर नहीं है। ब्रिजिंग हाइड्रोजन और बोरॉन वो प्लेनर है और टर्मिनल हाइड्रोजन और बोरॉन वो प्लेनर है। हाँ, पूरा स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है। और 4-4 बॉन्ड बनाते हैं बोरॉन, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। एक और केस लिख लो, ये तुम जानते हो तो लिखना। इन केस ऑफ ऑक्सो एसिड्स, अगर कभी क्वेश्चन ऑक्सो एसिड के ऊपर हो, आयन वाइन ना बना हो, पूरा ऑक्सो एसिड लिखा हो, फिर तो कोई भी फॉर्मूला तुम्हें सही आंसर देगा नहीं, क्योंकि ऑक्सो एसिड में कुछ बॉन्ड तो OH के अंदर छिपे रहते हैं। फिर इनका आंसर इनके स्ट्रक्चर से ही आएगा, और वो स्ट्रक्चर इसीलिए तुम्हें कभी बोला है कि याद रखिए, सारे जितने भी हमने ऑक्सो एसिड आज तक सुने या कभी फ्यूचर में सुनेंगे, सब में अगर ऑक्सो एसिड के ऊपर सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर आता है तो उसका स्ट्रक्चर ही हमारा सही आंसर है। या तो तुम्हें ये पता हो उसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन हो, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि तुम्हें स्ट्रक्चर याद हो, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं अपने एग्जाम वालों को। अब जैसे यहां कोई पूछे फॉस्फोरस के पास कितने सिग्मा बॉन्ड, तो बस 1 2 3 4, फॉस्फोरस से तो 4 ही तरफ बॉन्ड है, तो बस 4 ही सिग्मा है फॉस्फोरस के पास। और कितने लोन पेयर, तो 5 होते हैं, पांचों यूज हो गए, एक भी लोन पेयर नहीं बचेंगे।
ऐसे सेम इस ऑक्सो एसिड में देखना है, इसका स्ट्रक्चर बना लो। फॉस्फोरस के पास हम सारे सिग्मा बॉन्ड नहीं काउंट कर रहे हैं, पहले से ही बता रहे हैं, सेंट्रल एटम के पास हम OH के, अगर पूछता कोई टोटल सिग्मा बॉन्ड बताओ तो OH वाला भी काउंट करते, लेकिन हम तो केवल सेंट्रल एटम के बॉन्ड काउंट कर रहे हैं, यही तो नोट किया है सबसे पहले, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अब जैसे यहां पर भी सेम आंसर आएगा, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, ऐसे यहां पर भी। ये ऑक्सो एसिड बहुत बातों में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में बिल्कुल इनका डिफरेंस कुछ है नहीं। हर एक फॉस्फोरस 4 सिग्मा 0 लोन पेयर बनाता है। हाँ, एसिडिक हाइड्रोजन में डिफरेंस है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में डिफरेंस है, इनकी पावर और में डिफरेंस है, लेकिन इनका ज्योमेट्री के हिसाब से जो ये चैप्टर है अपने पास, उसमें फॉस्फोरस ने तो सेम ही सिग्मा सेम ही लोन पेयर बना रखे हैं हर एक में। तो ध्यान रखिए, कोई भी ऑक्सो एसिड आता है तो उसके लिए तुम्हें उसका स्ट्रक्चर याद ही रखना चाहिए। और 2 ही टाइप की ऑक्सो एसिड तुम्हें बोला है कभी रिडॉक्स में याद करने को, सल्फर और फॉस्फोरस, क्योंकि और सब थोड़े ज्यादा आसान होते हैं, वो याद हो जाते हैं। चलिए एक और लिख लेते हैं। बस ऐसे नोट कर लो, इन्हें अगले दिन डिस्कस कर लेंगे। लिखें B2H6.2NH3। ये चैप्टर में थोड़े अच्छे क्वेश्चन तुम्हें दे पाएंगे अगर ये सब बोलें, ये हमें मिलेंगे इनऑर्गेनिक के अलग अलग चैप्टर में मिलेंगे, और हर एक चैप्टर का संगम हो जाता है इधर, केमिकल बॉन्डिंग। इनको एक साथ मिला लीजिएगा। ऐसे ही अपने पास ये 1:1 रेशियो ऑफ BF3 एंड अमोनिया। ये अमोनिया अलग पूछे, BF3 अलग पूछे तो कुछ और होते हैं, मिलने के बाद कुछ और। मैं बोल रहा हूं इनके बारे में मैंने कुछ बताया नहीं, 7 पे बोलेंगे अगले दिन, ऐसे ये 8 पे। तो इनको लिख लेना और अगले दिन मिलेंगे, जाएं।